अस्सलामुअलैकुम। जब वो त्यारे में सवार होकर दूर निकल गई तो मैंने लीडर के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो परेशान होकर चारों तरफ देखते हुए सोचने लगा, मैं यहाँ कैसे चला आया। मैं तो कॉटेज के अंदर उस लड़की को देख रहा था जिसने अमरीकी एजेंट को चूंटी की तरह मसल दिया था, और मैं उसके खिलाफ कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड में से मोबाइल फ़ोन निकाला, फिर अपने मातियत से रब्ता कायम करने के बाद कहा, यहाँ फरहाद अली तैमूर अपनी बेटी के साथ पहुंचा हुआ है। उन्होंने ग्रीन कॉटेज में अमरीकी एजेंट को मार डाला है। तुम सुपर मास्टर से हॉटलाइन पर रब्ता करो और एजेंट की मौत की इतला दो। मातियत की आवाज़ आई, ऑल राइट कॉमरेड, मैं अभी रब्ता कर रहा हूँ। मैं इस मातियत के अंदर पहुंच गया। वह हॉटलाइन के जरिए रब्ता कर रहा था। जल्द ही सुपर मास्टर के नायब की आवाज़ सुनाई दी। मातियत ने कहा, मैं कम्युनिस्ट लीडर का राइट हैंड ताजिकिस्तान के शुमाली शहर हु जन्नत से बोल रहा हूँ। एक बुरी खबर है, सुपर मास्टर से रब्ता कराओ। चंद सेकंड के बाद सुपर मास्टर ने फ़ोन पर पूछा, हेलो, कौन सी बुरी खबर सुनाना चाहते हो? वो बोला, यहाँ हमारे शहर में फरहाद अपनी बेटी के साथ पहुंचा हुआ है। उन्होंने आपके एजेंट जॉन एबल यानी डी हार्वे को मार डाला है। क्या? सुपर मास्टर ने बेयकीनी से कहा, नहीं नहीं, हार्वे नहीं मार सकता। जनाब, आप किस हार्वे की बात कर रहे हैं? मैं आपके एजेंट जॉन एबल की मौत की खबर सुना रहा हूँ। सुपर मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जल्दी से बोला, हाँ, उसका नाम जॉन एबल था। क्या फरहाद खुद भी वहाँ मौजूद है या सिर्फ उसकी बेटी है? हम यकीन से नहीं कह सकते। कुछ लोगों ने उसकी बेटी को देखा है, उसने बड़ी तबाही मचाई है, मगर अब नज़र नहीं आ रही है। शायद हमारे कॉमरेड लीडर ने फरहाद को भी देखा हो। मैंने उसकी ज़ुबान से कहा, हेलो सुपर मास्टर, मैं इस बेचारे की ज़ुबान से फरहाद बोल रहा हूँ। ये बेचारा तुम्हें एक बुरी खबर सुनाना चाहता था। मैं 4 बुरी खबरें सुना रहा हूँ। तुम्हारी 3 अंगूठियाँ यूं ही ज़ाया हो गईं। तुम्हारे 3D किसी एक अंगूठी को इस्तेमाल किए बगैर मेरे और जमीला के हाथों जहन्नुम में पहुँच गई हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं एक की मौत का यकीन कर लूँगा, मगर तीनों नहीं मर सकते। वो बहुत मोहतात हैं और तुम्हारी चालों को समझते रहते हैं। उन तीनों से फ़ोन पर रब्ता करोगे तो यकीन आ जाएगा। अभी रिसीवर ना रखना। चौथी बुरी खबर भी सुन लो। वसले से भरा हुआ तैयारा बहरे अटलांटिक में तबाह हो चुका है। तुम बकवास कर रहे हो। हमारा वो तैयारा तबाह नहीं हो सकता। हमारे 3D नहीं मर सकते। मैं अभी उनसे रब्ता करूँगा। रब्ता करने के बाद हकीकत समझ में आ जाए तो अपनी ट्रांसफार्मर मशीन से कुछ और टेलीपैथी जानने वालों को हराम मौत मरने के लिए पैदा कर लेना। दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मैंने पिछले दिनों ऐसी चालें चली थी कि 3D के तीनों टेलीपैथी जानने वालों ने सुपर मास्टर को ये रिपोर्ट दी थी कि उनके मोबाइल फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी है। उनमें से एक ने कहा था कि उसका मोबाइल फ़ोन कहीं रह गया है। लेकिन डी हार्वे ने सुपर मास्टर को डिमोरा और डी क्रेन के जो नए मोबाइल फ़ोन के नंबर दिए थे वो मेरे ही फ़ोन के थे, जो मैंने हार्वे को नोट कराए थे। सुपर मास्टर को कम्युनिस्ट लीडर और उसके मातियतों के जरिए ये यकीन हो गया था कि डी हार्वे मारा गया है। बाकी 2 के बारे में तस्दीक करने के लिए उसने पहले डीमोरा के नए मोबाइल नंबर डायल किए। मेरे मोबाइल फ़ोन पर इशारा मौसूल हुआ। मैंने इसे ऑन करके डीमोरा की आवाज़ में कोड वर्ड्स अदा किए। सुपर मास्टर ने कहा, थैंक्स गॉड कि तुम जिंदा हो। वो फरहाद बकवास कर रहा था कि तुम्हें कत्ल कर दिया गया है। सर, वो बकवास नहीं कर रहा था। किस्सा यूं है कि मैंने शहर करगान ट्यूब में पनाह ली थी। वहां मैंने उस बंदर आदमी को देखा। आप जानते हैं कि वो गैर मामूली समात के जरिए आवाज़ें सुन लेता है। मुझे अंदेशा हुआ कि वो कहीं मेरी आवाज़ ना सुन ले। मैं फ़ौरन ही वो शहर छोड़कर उससे दूर जाने के लिए बाहर आया। फिर अपनी एक किराए की कार में बैठना चाहता था, मगर एक लड़की ने मेरा रास्ता रोक लिया। मेरी जहरीली अंगूठी वाली उंगली को इस तरह गिरफ्त में लिया कि मैं बेबस हो गया। सुपर मास्टर ने कहा, बात मुख्तसर करो, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि फरहाद की बेटी जमीला भी उस बंदर आदमी की तरह गैर मामूली जिस्मानी कुव्वतों की हामिल है। उसने मुझे मार डाला है। मैं मर चुका हूं सर। सुपर मास्टर ने गरजते हुए पूछा, क्या बकवास कर रहे हो? मर चुके हो तो मुझसे गुफ्तगू कैसे कर रहे हो? मैंने अपनी असली आवाज़ में कहा, तुम मेरी बातों को बकवास समझ रहे थे और मैं इससे पहले भी डिमोरा की आवाज़ में तुमसे बातें कर चुका हूँ। लिहाजा हार्वे के बाद डिमोरा की मौत का यकीन कर लो और डी क्रेन की खबर लो। राब्ता ख़त्म हो गया। थोड़ी देर के बाद मेरे उस दूसरे मोबाइल फ़ोन पर इशारा मौसूल हुआ जिस पर मैं डी क्रेन की आवाज़ में बोला करता था। मैंने फ़ोन का बटन दबाकर इसे ऑन करते हुए डी क्रेन के मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या तुम वाकई डी क्रेन हो? क्या आप मेरे कोड वर्ड्स और आवाज़ से नहीं पहचान रहे हैं? मगर एक बुरी खबर है कि आइंदा मैं उलमा के दिमागों में जाकर उनके ज़रिए मुसलमानों को आपस में लड़ा नहीं सकूंगा। ऐसी क्या बात हो गई है? कोई मुश्किल आड़े आ गई है क्या? जी हाँ, बहुत बड़ी मुश्किल है कि मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकोगे? इसलिए कि मेरे पास दिमाग नहीं रहा। दिमाग इसलिए नहीं रहा कि मेरा जिस्म फना हो चुका है। मैं मर चुका हूँ सर। सुपर मास्टर ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, फरहाद, तुम डी क्रेन की आवाज़ में बोल रहे हो? सच बताओ, तुम फरहाद हो?
हाँ, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। मैंने 4 बुरी खबरें सुनाई थी। अब जाओ और चौथी खबर की तस्दीक कर लो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और इंतज़ार करने लगा। मेरी तवक्को के मुताबिक फिर सुपर मास्टर ने मुझसे रब्ता किया और कहा, फरहाद अली तैमूर, तुम हमेशा हद से बढ़ते रहे और हम तुम्हारे हाथों से बेइंतहा नुकसानात उठाते रहे। लेकिन अब मैं सुपर मास्टर हूँ। तुमने मेरे दौर में 3D को मार डाला, असले से भरे हुए जहाज़ को कहीं गुम कर दिया। हमारा उस जहाज़ वालों से रब्ता नहीं हो रहा। सानी और अली ने माइक हरारे जैसे शातिर को काहिरा से भागने पर मजबूर किया और पारस ने हमारे एक ज़बरदस्त टेलीपैथी जानने वाले डी क्रोसो को अपने काबू में कर लिया। बस बहुत हो चुका। मैंने तुम्हारे तरीक़ेकार को बड़ी हद तक समझ लिया है। अब मैं ऐसी जवाबी कार्रवाई करूंगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने मुस्कुराकर अपने खामोश फ़ोन को देखा। मैं जानता था कि मुझे चैलेंज करने वाला अभी अंगारों पर लौट रहा होगा। दाऊद मंडोला के जो बुरे दिन आए थे वो गुजर नहीं रहे थे। हर घड़ी हर दिन मुसाइब में इजाफा हो रहा था। ऐसे हालात से किसी किस्से कहानी का किरदार गुजरे या कहानी पढ़ने वाला खुद गुजरे, उसे ये इबरत हासिल करना चाहिए कि बाज़ हालात में ताकत और गैर मामूली इल्म की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती। दाऊद मंडोला मुमलिकत इसराइल का बेताज बादशाह था। खुफिया यहूदी तंजीम का पुरस्कार बॉस था, मगर काहिरा से सिकंदरिया और फिर न्यूयॉर्क पहुंचकर दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा था। उसे अंदेशा था कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसके दिमाग पर कब्जा न जमा ले, इसीलिए वह अस्पताल से भाग गया। ये जानता था कि जब शिल्पा के दिमाग से तनवीमी अमल का तोड़ किया जाएगा तो ये भेद खुल जाएगा कि उसके साथ बैठे हुए हम सफ़र ने उस पर अमल किया था, और ये भी राय कायम की जाएगी कि वह अमल करने वाला टेलीपैथी जानता है। इसीलिए तैयारे में बैठे ही बैठे उसने शिल्पा पर अमल किया था। वाकई सानी ने यही कुछ मालूम किया था और अली ने कहा था, अगर शिल्पा का हम सफ़र पर्ल हाइड टेलीपैथी जानता है तो मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा और उसकी असलियत मालूम करूंगा। अली ने मालूम किया कि उस जख्मी पर्ल हाइड को एयरपोर्ट से किस अस्पताल में पहुंचाया गया है। फिर उस अस्पताल में पहुंचा तो पता चला कि वो जख्मी वहां से फरार हो गया है। उसने सानी के पास आकर कहा, वो अस्पताल में नहीं है। उसने तैयारी में ख्याल ख्वानी के मुजाहिरे देखे होंगे और खुद को छुपाता रहा होगा। न्यूयॉर्क पहुंचते ही मौका पाकर कहीं गुम हो गया है, सानी ने कहा। इस सिलसिले में कई सवालात पैदा होते हैं। एक तो ये कि वो टेलीपैथी जानने वाला कौन है, दूसरे ये कि हम तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों से क्यों छुपता रहा, फिर ये कि उसका सर बुरी तरह जख्मी है, पट्टी ज़रूर बंदी रहेगी, ये उसकी पहचान है। वो अपना सर कहाँ छुपाता फिरेगा। अली ने कहा, अगर वह सिख मज़हब वालों की तरह पगड़ी ना बांधे और दाढ़ी मूंछें ना लगाए तो जल्द ही गिरफ्त में आ जाएगा। तुम शिल्पा के ख्यालात पढ़कर मालूम करो कि वो त्यारे में कहाँ से सवार हुआ था। सानी ने चौंक कर कहा, मैंने मालूम किया था वो हमारी तरह सिकंदरिया से आया है। अगर वो खास तौर पर हमसे छुप रहा था तो साफ जाहिर है कि वो दाऊद मंडोला है, फिर तो बड़े मुकद्दर वाला है। ये दूसरी बार हमसे बचकर निकला है। मेरी तदबीर पर अमल करो, हम इस शैतान को ज़रूर पकड़ लेंगे। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एक सीधी सी बात है, दाऊद मंडोला ने ट्रांसफॉर्मर मशीन से टेलीपैथी का इल्म हासिल किया, फिर सुपर मास्टर को धोखा देकर उससे छुपता फिर रहा है, फिर एक मंडोला नामी डमी को इसराइल में रखा है, पता नहीं कैसे कैसे चक्कर चला रहा है। तुम यहाँ शीतारा का रोल अदा करने आई हो। सुपर मास्टर से कहो कि उनका मफरूर मंडोला यहाँ पर्ल हाइड के नाम से आया है, उसकी पहचान भी बता दो। फिर पूरे अमेरिका की पुलिस और फौज उसके पीछे पड़ जाएगी। शीतारा उनके पास बैठी हुई तो उसने कहा, मैं पूजा को अपनी छोटी बहन की तरह चाहती हूँ। उन्होंने मेरी दाई माँ पर भी अमल करके उन्हें मुझसे बदजन कर दिया। अली भाई मुझे मशवरा दें कि मैं उन दोनों को उनसे कैसे निजात दिलाऊं। अली ने कहा, कल तक सब्र करो। कल माइक हरारे को ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारा जाएगा। तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले वहाँ पापा के साथ मौजूद रहेंगे। मशीन के उस खुफिया अड्डे में बहुत से अहम फौजी अफसरान के अंदर जाने का मौका मिलेगा। उनके जरिए मालूम होगा कि माजी और पूजा को कहाँ रखा गया है। उनका पता ठिकाना मालूम होने के बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। शीतारा के पास माइक हरारे के मोबाइल फ़ोन का नंबर था। सानी ने शीतारा बनकर उससे रब्ता किया, लेकिन माइक हरारे को आर्मी हेडक्वार्टर के बंगले में नज़रबंद रखने के बाद उसका फ़ोन भी ले लिया गया था। वो मोबाइल फ़ोन एक आला अफसर के पास था। उसने बटन ऑन करके पूछा, हेलो कौन है, कोड वर्ड्स प्लीज़। सानी ने कहा, तुम सब पर बिजली गिराने के लिए कोड वर्ड्स की जगह इतना ही कह देना काफ़ी है कि मैं शीतारा हूँ और पारस के साथ तुम्हारे सरों पर पहुँच गई हूँ। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर सानी ने पूछा, क्या सांप सूंघ गया है? मैं सोच रहा हूँ अब तुम अपनी माँ और बहन पूजा को हासिल करने के लिए हमें परेशान करोगी। कोशिश करूंगी कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई ना हो और मैं कोई फसाद फैलाए बगैर अपना काम करके चली जाऊं। फिलवक्त तुम्हें एक अहम इतला देना चाहती हूँ। दाऊद मंडोला, जिसे तुम लोगों ने मशीन के जरिए टेलीपैथी सिखाई है, वो आजकल न्यूयॉर्क में है। वो पर्ल हाइड के नाम से आया है। त्यारे गवाह करने वालों में से एक ने उसके सर पर जरब लगाई थी। सर बुरी तरह जख्मी है, पट्टी बंदी रहती है। जितनी जल्दी हो सके रेडियो और टीवी के जरिए ऐलान करा दो कि ऐसा कोई जख्मी किसी डॉक्टर या कंपाउंडर के पास आए
या किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहना चाहे तो फौरन मुतलका शोबों के अफसरान को इतला पहुंचाई जाए। तुम मंडोला के बारे में इतला फराम करी हो, तुम्हें उसकी गिरफ्तारी से दिलचस्पी क्यों है? सानी ने कहा, कोई किसी के मुल्क में या घर में आता है तो बाहर से तोहफा लेकर आता है। मैं तुम्हारे मुल्क में दाऊद मंडोला को तोहफे के तौर पर पेश कर रही हूँ। बातें बनाने में तुम लोगों का जवाब नहीं है। साफ क्यों नहीं कहती कि तुम हमारे जरिए मंडोला तक पहुंचोगी, फिर उसे अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी माजी और पूजा का तबादला उससे करना चाहोगी। तुम लोग बहुत छोटी बातें सोचते हो। बड़ी बात यह है कि मैं तबादला नहीं करूंगी, तीनों को अपने साथ ले जाऊंगी। तुमने मेरे तोहफे की कदर नहीं की, इसलिए मंडोला को वापस ले जाना ही होगा। क्या तुम्हें यह खुशफहमी है कि तुम यहाँ से वापस जा सकोगी? क्या तुम ये नहीं भूल रहे हो कि पारस मेरे साथ है? हवा को किसी ने मुट्ठी में पकड़ा हो तो पहले पारस को पकड़ना, ना पकड़ सके तो उसकी खुशबू शीतारा को कैसे पकड़ोगे? सानी फोन पर शीतारा बनकर बातें कर रही थी और शीतारा उस फौजी अफसर के अंदर पहुंच गई थी। अमेरिका और यूरोप के ख्वास और अवाम शराब को पानी की तरह पीते हैं, तफरीह के औकात में इसे मशरूब की तरह नोश करते हैं। वह अफसर भी शीतारा की सोच की लहरों को महसूस न कर सका, इसलिए कि हर रात पीने का आदी था। वह फ़ोन पर बात करने के दौरान सोच रहा था कि उसने फ़ोन पर शीतारा से गुफ्तगू करके गलती की है। वह ज़रूर उसके अंदर पहुंच गई होगी। फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। अब वो खामोश रहकर खला में तकते हुए अपने अंदर पराई सोच की लहरों को महसूस करने की अहमकाना कोशिश कर रहा था। अहमकाना कोशिश इसलिए थी कि नशा करने वालों के दिमाग कभी हसास नहीं होते। वह अपने दिल को तसल्लियां देने लगा कि उसके अंदर कोई नहीं है। उसने फ़ोन पर सुपर मास्टर से राब्ता किया, फिर उसे शीतारा से होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात बताई। सुपर मास्टर ने उससे राब्ता ख़त्म करके अपने चंद अहम फौजी आला अफसरान में से एक से राब्ता करके पूछा, माइक हरारे का मोबाइल फ़ोन जनरल जॉनसन के पास कैसे रह गया है? आपको मालूम होना चाहिए कि शीतारा ने उस फ़ोन पर जनरल जॉनसन से गुफ्तगू की थी, और यह जनरल ना तो योगा का माहिर है, ना ही हसास दिमाग रखता है क्योंकि शराब पीता है। शीतारा उसके अंदर मौजूद होगी। फौज के आला अफसर ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। शीतारा उसके जरिए हमारे आर्मी हेडक्वार्टर के राज मालूम कर लेगी। आप उसे फौरन हेडक्वार्टर के बाहर भेजकर किसी बंगले में नज़रबंद रखें। फिर वो शीतारा का आलेकार बनने के बावजूद बंगले की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकेगा। ऑल राइट, मैं अभी उसका इंतज़ाम करता हूँ। सुपर मास्टर ने दूसरे आला अफसर से राब्ता करके कहा, शीतारा और पारस हमारे मुल्क में पता नहीं कब से पहुंचे हुए थे। उनकी मौजूदगी से जैसे नुकसानात पहुंचने का एहतमाल है, उनसे हमें निमटना ही होगा। लेकिन उनसे एक अहम इतला मिली है कि दाऊद मंडोला यहाँ पर्ल हाइट के नाम से आया हुआ है। न्यूयॉर्क और दूसरे छोटे बड़े इलाकों की फौरन नाकाबंदी कराई जाए। मंडोला जख्मी है, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। वह मजीद मरहम पट्टी के लिए किसी भी क्लिनिक में या किसी डॉक्टर कंपाउंडर के पास जा सकता है। किसी होटल या घर में पेइंग गेस्ट की हैसियत से पनाह ले सकता है। लिहाजा उसे ढूंढ निकालने के लिए कोई जगह न छोड़ी जाए। आला अफसर ने कहा, यह दाऊद मंडोला दरअसल यहूदी नहीं है, यह हमारा यहूदी जॉन विल्सन है। मंडोला ने अपनी मौत से पहले बड़ी चालाकी से उसकी शख्सियत बदल दी थी। उसे ईसाई से दाऊद मंडोला यहूदी बना दिया। अब हम उसे गिरफ्तार करके दोबारा ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर उसे ईसाई बना देंगे। सुपर मास्टर ने कहा, यह बात मेरे जहन से निकल गई थी कि मंडोला हमारे ही आदमी जॉन विल्सन है। हम मशीन के जरिए उसकी जॉन विल्सन वाली शख्सियत वापस लाएंगे, लेकिन मंडोला की मक्कारियां उसके जहन में महफूज रहेंगी। ऐसे मंसूबे के साथ ही मंडोला की तलाश शुरू हो गई। रेडियो, टीवी और अखबारात वगैरह के जरिए पूरे मुल्क में ऐलानात होने लगे कि सिकंदरिया से जो शख्स पर्ल हाइट के नाम से न्यूयॉर्क आया है, उसके सर पर खासी गहरी चोट है। वो अस्पताल से फरार हो गया है। सर पर चोट वाले मशकूक अफराद का इलाज कोई डॉक्टर या कंपाउंडर ना करे और किसी भी मेडिकल स्टोर से उसे दवाएं ना दी जाएं, बल्कि फ़ौरन करीबी पुलिस स्टेशन में ऐसे जख्मी सर वाले की इतला दी जाए और जब तक पुलिस या फौज ना पहुंचे तब तक उसे पकड़कर कहीं बंद रखा जाए। मंडोला के सर की मरहम पट्टी सानी ने फर्स्ट एड की यानी पहली तिब्बी इमदाद के तौर पर की थी। बाकायदा दवाएं और इंजेक्शन वगैरह के जरिए उसका इलाज नहीं किया गया था। यह इलाज अस्पताल में हो सकता था, लेकिन वो वहाँ से भाग आया। वो 1 मिनट के लिए भी न्यूयॉर्क में रहना नहीं चाहता था। उसके पास काफ़ी रकम थी। उसने एक सस्ती सी कार खरीद ली और इसे ड्राइव करता हुआ न्यूयॉर्क शहर से निकलकर फिलाडेल्फिया की तरफ जाने लगा। वहाँ से वो वाशिंगटन जाना चाहता था। उसने बड़ी मक्कारी से ये सोचा था कि अगर उसका भेद खुल जाएगा तो कोई ये सोच भी नहीं सकेगा कि जहाँ आर्मी हेडक्वार्टर है और जहाँ टेलीपैथी जानने वाले रहते हैं वहीं वो भागकर पनाह लेने आएगा। उसने अपने तौर पर बहुत अच्छी चाल सोची थी, लेकिन वो पूरी यकीन के साथ नहीं जानता था कि त्यारे में फरहाद की टेलीपैथी जानने वाले हैं और वो भी कोई गैर मुतवक्का चाल चल सकती हैं। न्यूयॉर्क से निकलकर उसने कार का रेडियो ऑन करके सुना तो उसके होश उड़ गए। सुपर मास्टर को और वहाँ की फौज को मालूम हो चुका था कि वो यानी दाऊद मंडोला अमेरिका में पर्ल हाइट के नाम से आया है और अब हर इलाके और हर रास्ते की नाकाबंदी करके ऐसे शख्स को तलाश किया जा रहा है जिसका सर जख्मी है।
वो रेडियो के जरिए ये भी मालूम कर रहा था कि किसी डॉक्टर के पास दवा खाने में या मेडिकल स्टोर में जाएगा तो वहां भी पहचाना जाएगा और पकड़ा जाएगा। उसने फिलाडेल्फिया जाने वाला रास्ता बदल दिया, किसी छोटी आबादी की तरफ जाने लगा। अक्ल कह रही थी कि उसे गिरफ्तार करने वाले पहले हाईवे और बड़े शहरों की नाकाबंदी करेंगे। इतनी देर में वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां दुश्मन नहीं पहुंच सकेंगे। सर का वो जख्म उसके लिए मुसीबत बन गया था। जख्म तो परेशान करता ही है, लेकिन उसके सर का जख्म एक पहचान बन गया था। वो जख्म से पट्टियां खोलकर फेंक चुका था, अब दूर से पहचाना नहीं जा सकता था। लेकिन करीब से गहरे जख्म और सर पर जगह जगह जमे हुए खून की खरिंड ऐसी थी कि वो दुश्मनों से छुप नहीं सकता था। वह दिल ही दिल में सोनिया सानी को गालियां दे रहा था। उसे काहिरा के एक होटल में टकराने के बाद ही से उस पर मुसीबतें नाजिल हो रही थी। मंडोला ने सोचा न्यूयॉर्क पहुंचकर शिल्पा के दिमाग से तनवीमी अमल का तोड़ करने के बाद ये मालूम किया गया होगा कि उसके हमसफर पर्ल हाइड ने उस त्यारे में बैठे ही बैठे उस पर तनवीमी अमल किया था। और इस तरह का तनवीमी अमल सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले कर सकते हैं। लिहाजा वो टेलीपैथी जानने वाला पर्ल हाइड नहीं है, वो दाऊद मंडोला हो सकता है। और इसकी तस्दीक करने के लिए सानी ने पूरे अमेरिका की पुलिस और फौज को उसके पीछे लगा दिया था। अब वो सोच सकता था कि सानी उसके लिए बलाए जान बन गई है। वह महज काहिरा में उसके पीछे नहीं थी, सिकंदरिया में भी उसके साथ त्यारे में सवार हुई थी। और अब ये बात पोशीदा नहीं रही कि सानी, फरहाद और उसके ख्याल ख्वानी करने वाले दूसरे साथी उन मुजाहिदीन का साथ दे रहे थे और त्यारे के अगवा के मकासद को कामयाब बना रहे थे। वो सोच रहा था और ड्राइव करता हुआ ऐसे रास्ते बदल रहा था जिन रास्तों से कोई भूला भटका मुसाफिर या कोई ज़रूरतमंद शख्स ही गुजर सकता था। इसलिए वो तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला तय करके एक पहाड़ी के दामन में पहुंच गया। वहां सिर्फ एक मकान और मवेशियों का फार्म नजर आ रहा था। छत की चिमनी से निकलने वाले धुएं से जाहिर हो रहा था कि इस मकान में कुछ लोग रहते हैं। पता नहीं कितने लोग होंगे, वहां भी शामत आ सकती थी। मंडोला को अब अपने नसीब पर भरोसा नहीं रहा था। वो जहां जा रहा था वहां बुरे हालात पेश आ रहे थे, मगर हजार कमबख्ती के बावजूद जीना पड़ता है। उसने उस पहाड़ी मकान से निस्फ मील के फासले पर झाड़ियों के पीछे कार छुपा दी। फिर अपनी जेबों में करेंसी और कारतूस ठूंस कर एक गन लेकर छुपते हुए मकान के करीब जाने लगा। फार्म में भेड़ें और बकरियां थीं। एक अस्तबल में घोड़ा था। वह मकान के करीब पहुंचकर जमीन पर लेट गया और औंधे मुंह लेटे ही लेटे रेंगते हुए और करीब जाने लगा। अंदर से रेडियो के जरिए मौसीकी सुनाई दे रही थी। कोई इंसानी आवाज़ नहीं थी। फिर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी। वह मकान से बहुत दूर कहीं गया हुआ था और अब वापसी में एक अजनबी को देखकर दौड़ता चला रहा था। इसे कहते हैं शामत। वह छुपने के बावजूद छुप नहीं पा रहा था। कुत्ते ने बड़ी दूर से उसे देख लिया था। अब भलाई इसी में थी कि उसे करीब आने से पहले गोली मार दी जाए। उसने कुत्ते का निशाना लिया, लेकिन नजरें धुंधलाने लगी। तकलीफ की शिद्दत के बायस सर चकरा रहा था और नजरें धुंधला रही थी। वह ट्रैगर पर उंगली रखकर गोलियां न चला सका। हाथ से गन छूट गई। वह निढाल होकर जमीन पर चारों शाने चित हो गया। फिर क्या दोस्त और क्या दुश्मन, क्या जिंदगी और क्या मौत, वो सब कुछ भूलकर अपने वजूद से गाफिल हो गया। इसराइल का बेताज बादशाह मिट्टी के कीड़े की तरह पड़ा था। आधी जान जैसे निकल चुकी थी। कोई इस कीड़े को रौंद देता तो बाकी आधी जान भी निकल जाती। फिर कहाँ की बादशाहत, कहाँ की ताकत और अजमत, सब कुछ खाक में मिल जाता। आखिर इंसान भी तो खाक का कीड़ा है, खाक ही में जाता है। जब उसकी आंख खुली तो वह एक आरामदेह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे तो किसी जेल या टॉर्चर सेल में होना चाहिए था। यकीन नहीं आ रहा था कि वह आराम से लेटा हुआ है और उसके सर पर नई पट्टी बंधी हुई है। उसने कमरे के दरो दीवार को देखा। वह लकड़ी के तख्तों से बनाए गए थे। एक दीवार पर शेर की खाल लटक रही थी और खाल के ऊपर गुराते हुए चीते का मुर्दा सर यह समझा रहा था कि इस मकान का मकीन जबरदस्त है, शेर का शिकार करता है। उसके सामने मंडोला जैसे इंसान की भला क्या अहमियत होगी। आतिशदान के पास एक मर्द और औरत की तस्वीर रखी हुई थी। दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मंडोला को ऐसा लगा जैसे वह दोनों एक शिकार को फांस कर फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहे हों। उसे फौरन अपनी गन, कारतूस और करेंसी याद आई। उसने कंबल के अंदर अपने लिबास को टटोला। पता चला कि अपना लिबास ही नहीं है, किसी दूसरे ने अपना लिबास पहना है। उसका सब कुछ गायब हो चुका था। उसे पराया लिबास और पराया मकान पनाह हासिल करने के लिए मिल गया था। शायद इस मकान वालों ने रेडियो और टीवी से नशर होने वाली खबरें नहीं सुनी थी और ना ही अखबारात पढ़े थे, वरना मालूम हो जाता कि वो यहूदी दाऊद मंडोला है और उसे पुलिस या फौज के हवाले करना चाहिए। उसे प्यास लग रही थी। वो बिस्तर से उठकर बैठने लगा। तभी सरहाने की मेज पर नजर गई। वहां पानी के एक गिलास के अलावा फलों का जूस बना हुआ था। वो जल्द से जल्द तवानाई हासिल करने के लिए जूस का जग उठाकर पीने लगा। चंद घोंट पीने के बाद ख्याल आया कि उसने जूस का जग एक तय किए हुए अखबार पर से उठाया है। उसने फौरन ही अखबार को उठाया। पहले ही सफ़े पर 2 तस्वीरें शाया की गई थी। एक तस्वीर एसआई जॉन विल्सन की थी और दूसरी यहूदी दाऊद मंडोला की। इन तस्वीर के साथ ये लिखा था कि ये तस्वीर 2 है लेकिन शख्सियत एक ही है। फिर इमिग्रेशन के शोबे से उसके वीज़ा से
वो तस्वीर हासिल की गई थी जिसमें वो एक शख्स पर्ल हाइड के नाम से अमेरिका में आया था। अवाम को इतला दी गई थी कि वो बहरूपिया है, चेहरे से कभी पहचाना नहीं जाएगा। फिलवक्त उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके सर पर चोट है। इस मुल्क में जिसका भी सर जख्मी हो वो करीबी थाने में जाकर अपनी शनाख्त कराए। चूंकि मुजरिम कभी थाने में खुद चलकर नहीं आएगा, इसलिए पुलिस और फौज के एहलकार पूरे मुल्क में उसे तलाश कर रहे हैं। कोई डॉक्टर उसका इलाज न करे और किसी मेडिकल स्टोर से उसे सर के जख्म के लिए मरहम और इंजेक्शन वगैरह ना दिए जाएं। उसने पूरी खबर नहीं पढ़ी। पढ़ने से ज़्यादा सोचना ज़रूरी था कि वो जिस मकान में है उसके मकीन उसकी असलियत को जानते हैं। अखबार ने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वो उसे जिंदा रखने के लिए उसके सर की मरहम पट्टी करके फिर उसे आराम से सुलाकर पुलिस को इतला देने गए हैं। ये ख्याल आते ही उसने आवाज़ दी, कोई है यहाँ? मेरा मेज़बान, मेरा मेहरबान कौन है? उसे जवाब नहीं मिला। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। सर में अभी तकलीफ थी, कमज़ोरी भी थी। वो पलंग का सहारा लेते हुए फिर आवाज़ें देने लगा। अब एक ही बात समझ में आ रही थी कि इस मकान वालों ने उसके गन और कारतूस कहीं छुपा दिए ताकि वो किसी पर हमला न कर सके। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास आया ताकि बाहर जाकर किसी नामेहरबान को देखे, मगर बाहर खुलने वाला दरवाज़ा बाहर से बंद था। अब यह पूरी तरह वाज़ेह हो चुका था कि उसे उस कमरे में कैदी बना दिया गया। वो बाहर से मुकफ्फल दरवाजे को पीट पीट कर आजिज़ी करना और गिड़गिड़ाना चाहता था, मगर बिस्तर से दरवाजे तक आकर बुरी तरह हाँफने लगा था। किसी को मदद के लिए पुकारने की सक्कत नहीं रही थी। वह फिर दीवार का सहारा लेकर पलंग के सिरे तक आया, फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। वो थोड़ी देर तक बेबसी से पड़ा रहा, फिर सर उठाकर देखा। दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद नजर आ रहा था। शायद वह मुकफ्फल होगा। अब उसमें इतना दम नहीं था कि वो उठकर जाता और इस दरवाजे को भी आजमाता। अब सबसे लाजमी काम यही था कि किसी तरह तवानाई हासिल करे। वो बड़ी मुश्किल से उठकर बिस्तर पर गया और जूस का जग उठाकर मुंह से लगाकर पीने लगा। आधा जग पीने के बाद फिर मजीद पीने का हौसला ना रहा, सर चकराने लगा। वो जग को सरहाने की मेज़ पर रखकर चारों शाने चित लेट गया। बीमार को एक मखसूस खुराक तक तवानाई की दवा खाना चाहिए। उसने हद से ज़्यादा आधा जग पी लिया था। उस पर गशी तारी होने लगी। ऐसे ही वक्त बाहर का दरवाज़ा खुला। कोई आया था? नहीं, कोई आई थी, गुनगुना रही थी। कदमों की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो दूसरे कमरे के दरवाजे के पास गई है। मंडोला की आंखें बंद हो चुकी थी। जहन किसी हद तक बेदार था। समात भी काम कर रही थी। उसने घोड़े की टापें सुनी। कोई घुड़सवार तेजी से इस मकान के करीब आ रहा था। मंडोला के डूबते हुए जहन में ये बात आई कि घुड़सवार पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने आए हैं। इस खौफ के साथ ही उसकी गशी मुकम्मल हो गई और वह फिर एक बार बेहोशी की नींद सो गया। बेहोश होने वाले को वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। जब उसे होश आने लगा तो उसने आंखें नहीं खोली। पहले समझने की कोशिश करने लगा कि किस हाल में है और किस जगह है। फिर उसे हैरानी हुई कि वो उसी आरामदेह बिस्तर पर है और पुलिस की तहवील में नहीं है। उसने आंखें खोली। वही बिस्तर, वही कमरा नजर आया। फिर एक बूढ़ी खातून और एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिए। खातून ने मुस्कुराकर कहा, आराम से लेटे रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है। बूढ़े शख्स ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम बड़े मुकद्दर वाले हो। किसी दूसरे के यहाँ पनाह लेने जाते तो अब तक पुलिस की हिरासत में होते। मंडोला ने नकाहत से पूछा, तुम लोगों ने मुझे कानून के हवाले क्यों नहीं किया? इसलिए कि हम भी यहूदी हैं और तुम भी यहूदी हो। तुम्हारी जान बचाना हमारा मजहबी फर्ज है। मंडोला खुशी से खिल गया। अब तकदीर पलट रही थी। हालात बदल रहे थे। उसके अजनबी मेज़बान उसकी हिफाजत कर रहे थे। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हारा लिबास बदल दिया है, जानते हो क्यों? मंडोला ने सवालिया नज़रों से देखा। बूढ़े ने कहा, ये शेर की खाल और इसका सर देख रहे हो? इसे मैंने मारा है। अपने वक्त का नामवर शिकारी हूँ। मेरे पास शिकार की बू सूंघने वाले 4 कुत्ते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ 3 मर गए, एक टोनी रह गया है। वह तुम्हारे कपड़ों की बू सूंघते हुए उस कार तक मुझे ले गया जिसे तुम झाड़ियों के पीछे छुपा कर आए थे। मैंने तुम्हारे बदन का लिबास भी उतार दिया, फिर तुम्हारी कार के पीछे अपना घोड़ा बांधकर यहाँ से 200 मील दूर ले गया और तुम्हारी उस कार को आग लगा दी। तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दिया है। अब पुलिस और फौज वाले अपने सुराग रसां कुत्तों के जरिए यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेंगे। मैं अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ तक वापस आया हूँ। मेरी गन, कारतूस और करेंसी जो तकरीबन $1,20,000 थे वो कहाँ हैं? ये तमाम चीज़ें हमारे पास तुम्हारी अमानत हैं। पहले अच्छी तरह सेहतमंद हो जाओ। हम अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। वो नादिम सा होकर बोला, मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे जैसे मेहरबान ख़यानत करेंगे। जब मुझे दिमागी तवानाई हासिल होगी तो $1,20,000 की कोई अहमियत नहीं रहेगी। मेरे इन कदमों में दुनिया का तमाम खजाना होता है। मेरी कोई अहमियत है, इसीलिए तो यहाँ की पुलिस और फौज मुझे तलाश कर रही है। बाय द वे, क्या तुम मियाँ बीवी इस बुढ़ापे में यहाँ तन्हा रहते हो? खातून ने कहा, हमें तन्हाई और सुकून पसंद है। वैसे हमारी एक जवान बेटी और एक जवान बेटा शिकागो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। जब छुट्टियाँ होती हैं तो वो हमारे साथ वक्त गुजारने यहाँ आती हैं।
एक बार इस बूढ़े शिकारी का सर बुरी तरह जख्मी हुआ था। डॉक्टर ने इसका इलाज किया था और जो नुस्खा लिखकर इसे दिया था उसने इस नुस्खे को हिफाजत से रखा था। अब उसी नुस्खे से दवाएं लाकर मंडोला का इलाज कर रहा था। सिर्फ 3 दिनों में वह जख्म भरने लगा। 5वें दिन उसकी खुशी की इंतहा न रही। जब उसने ख्याल खुआने की कोशिश की तो कामयाबी हासिल हुई। पहले जैसी दिमागी तवानाई हासिल हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने मुकम्मल तौर पर जिस्मानी तवानाई हासिल नहीं की थी। उसने स्टॉप वॉच के जरिए ये देखा कि पहले की तरह वो 6 मिनट तक सांस रोक सकता है या नहीं, लेकिन चौथे मिनट पर उसकी सांस रोकने की सलाहियत जवाब दे जाती थी। लिहाजा वो रोजाना सुबह शाम योगा की मशकें करने लगा। मेज़बान बूढ़ी खातून एक माँ की तरह उसे दूध, फलों का जूस और तवानाई बख्श ग़िज़ाएं खिलाया करती थी। बूढ़ा मेज़बान रोज़ उसके बदन की मालिश किया करता और मंडोला कहता था, मेरे सगे माँ बाप होते तो वो भी ऐसी खिदमत ना करते जैसे तुम दोनों कर रहे हो। खातून ने कहा, तुम 1 हफ्ते से यहाँ हो, कि अब भी हमें अजनबी समझते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, और मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। जब मेरा जवान बेटा यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में यहाँ आता है तो मैं उसे घुड़सवारी और राइफल शूटिंग सिखाता हूँ। वो घोड़े से गिरता है, हड्डियों में चोटें लगती हैं तो मैं इसी तरह अपने बेटे की मालिश करता हूँ। वो नहीं है मगर तुम भी तो हमारे बेटे हो। उसे एक सचमुच घरेलू माहौल नसीब हो रहा था। मोहब्बत करने और दिन रात खिदमत करने वाले वालिदैन मिल गए थे। वो 1 हफ्ते बाद ही दौड़ने, उछलने, कूदने और 6 मिनट तक सांस रोकने के काबिल हो गया। उसने जुबान के रिश्ते से कहलाने वाले वालिदैन के दिमागों में जाकर उनके ख्यालात पड़े। वो दोनों सच्चे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मंडोला को दिलो जान से चाहते थे। वो उसकी फरमाइश पर शहर जाकर मास्क, मेकअप का सामान ले आए। उसने आईने के सामने बैठकर चेहरे पर तब्दीलियां की। बूढ़े वालिदैन ने कहा, बेटे तुम बाकमाल हो, अब तुम्हें कोई पर्ल हाइडर मंडोला नहीं कहेगा, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। खातून ने कहा, अब तो सर का जख्म नजर नहीं आता, तुमने बाल बढ़ा लिए, कोई जासूस तुम्हारे बाल हटाए बगैर भर जाने वाले जख्म का निशान नहीं देख सकेगा। वो कहकाल गाकर बोला, अब तो किसी जासूस का बाप भी मेरे करीब नहीं आ सकेगा, मैं दूर ही से उसकी खोपड़ी में घुसकर उसके ख्यालात पढ़ लिया करूंगा। खातून ने पूछा, यह खोपड़ी में घुसने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ, दुश्मनों के अंदर छुपे हुए ख्यालात पढ़ लेता हूँ। बूढ़े ने उसकी गन, कारतूस और $1,20,000 लाकर उसके सामने रख दिए, फिर कहा, बेटे ये तुम्हारी अमानत है, इसे रख लो। हमारी ख्वाहिश है कि तुम यहाँ से कहीं ना जाओ, हमारी आखिरी सांसों तक हमारे साथ रहो। वो बोला, इस छोटे से मकान में तुम लोगों की बदौलत मुझे नई जिंदगी मिली है, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि यहाँ की फौज के पास भू सूंघने वाले कुत्ते नहीं हैं, बल्कि दिमागों में घुसकर असलियत मालूम करने वाले बड़े बासलाहियत लोग हैं। यानी वो भी मेरी तरह टेलीपैथी जानती है। वो बूढ़े मियाँ बीवी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे। वो बोला, मैं सांस रोक लेता हूँ, दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले मेरे अंदर नहीं आ सकेंगे, लेकिन तुम दोनों के अंदर आकर मेरे बारे में तमाम हक़ाइक़ जान लेंगे। खातून ने कहा, यह तो बहुत बुरा होगा, हम नहीं चाहेंगे कि हमारे दिमागों में दुश्मन आकर तुमसे दुश्मनी करें। तुम्हें वाकई यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तो चला जाऊंगा, मगर तुम दोनों मेरी निशानदेही के लिए रह जाओगे। बूढ़े ने कहा, इनके बाप भी हमसे ये नहीं उगलवा सकेंगे कि तुम यहाँ आए थे और सेहतयाब होने के बाद अपना चेहरा बदल कर यहाँ से गए हो। वो तुम दोनों से कुछ नहीं उगलवाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे दिमागों में घुसकर मेरा मौजूदा हुलिया मालूम कर रहे हैं। बूढ़े ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ मैं टेलीपैथी के मुतल्लिक कुछ जानता हूँ। ये बड़ी जालिम चीज़ है, हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे अंदर के राज मालूम कर लेती है। बेटे अब तुम ही बताओ क्या हो सकता है? तुम दोनों बूढ़े हो, इस उम्र में सांस रोकने की मशकें नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते तो टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन तुम्हारे अंदर पहुंचने में नाकाम रहते। सच कहते हो, हम यहूदी हैं और तुम भी यहूदी हो। तुम्हें बचाने के लिए हम ये मकान, ये मवेशी और अपनी दूर तक फैली हुई ज़मीनें छोड़कर कहीं दूर गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम दोनों सच्चे यहूदी हो, तुमने दिन रात एक करके मेरी खिदमत की, मेरा इलाज किया, मुझे नई ज़िंदगी दी, मुझे उन दुश्मनों से बचाया जो मेरे दिमाग में आ सकते थे। ये मेरी जिस्मानी और दिमागी तवानाई तुम्हारी दी हुई है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारी ज़मीन जायदाद के कागजात मुतलका शोबे में होंगे। इन कागजात में तुम्हारी तस्वीर होंगी। वह दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारी तस्वीर की आंखों में झांक कर तुम्हारे दिमाग में भी पहुंच जाएंगे। खातून ने पूछा, क्या वो तस्वीर देखकर भी हमारे अंदर पहुंच सकती हैं? हाँ, तुम दोनों नहीं जानते, टेलीपैथी शैतान की आंख की तरह पेच दर पेच होती है। अगर अपने इस यहूदी मेहमान को जिंदा सलामत रखना चाहते हो तो एक ही रास्ता है। दोनों ने उसे सवालिया नजरों से देखा। उसने कहा, अगर तुम दोनों के दिमाग मुर्दा हो जाएंगे तो फिर कोई तुम्हारे अंदर नहीं आ सकेगा। वो अपनी गन में भरा हुआ मैगजीन लोड करने लगा। खातून ने हैरानी से पूछा, बेटे तुम जो कह रहे हो इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब तुम दोनों को समझना चाहिए, मैं मुमलिकत इसराइल का सबसे अहम शख्स हूँ। क्या अपने मुल्क और अपनी यहूदी कौम को कायम दायम रखने के लिए अपनी जान नहीं दोगी? माँ, मेरी प्यारी माँ। ये कहते उसने बूढ़ी खातून को गोली मार दी।
बूढ़े ने शदीद हैरानी और सदमे से अपनी उस बीवी को देखा जिसके साथ वो आधी सदी से प्यार भरी जिंदगी गुजार रहा था। फिर उसने कहा, मुझे गोली मारने से पहले एक सवाल का जवाब दो। जल्दी बको, मेरे पास वक्त नहीं है। उसने पूछा, अगर तुम किसी मुसलमान के घर में पनाह लेने आते तो तुम्हारा क्या अंजाम होता? वो मुझे गिरफ्तार करा देते। मैं ऐसे मुसलमान ख्याल ख्वानी करने वालों का गुलाम बन जाता जो मेरे दिमाग से यहूदी खुफिया तंजीम का तमाम राज मालूम कर लेते और पूरे इसराइल और यहूदियों को नाबूद कर देते। बूढ़े ने कहा, मगर खुदा ने तुम्हें और इसराइली हुकूमत को बचाने के लिए हमारे पास भेजा। क्या इसके सिले में तुम हमें मौत दे रहे हो? खुद को, यहूदी कौम को और इसराइली हुकूमत को बचाने के लिए ही मौत दे रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही यहूदी का दुश्मन होता है, एक यहूदी भी यहूदी को मारता है। उसने बूढ़े मेज़बान और मेहरबान को भी गोली मार दी, नोटों की गड्डियों और कारतूसों को जेबों में ठूंस लिया। फिर मकान से बाहर आकर कुत्ते को आवाज़ दी, टोनी, कम ऑन टोनी, कहाँ हो तुम? कुत्ता छत पर था। उसने रोशनदान से अपने बूढ़े मालिक और मालकन को गोलियां खाकर मरते देखा था और इस मारने वाले शान फरामोश मेहमान को भी देखा था। वो बहुत चालाक था। ये समझ रहा था कि दुश्मन के हाथ में गन है, अभी उसके पुकारने पर सामने नहीं जाना चाहिए। और मंडोला का इरादा था कि इस आखिरी बू सूंघने वाले को भी गोली मारकर मुतमईन हो जाए, फिर इस मकान को भी आग लगा दे ताकि उसके उतारे हुए कपड़े और दूसरी चीज़ों के साथ उसकी उंगलियों के निशानात भी मकान के हर हिस्से से मिट जाए। पुलिस वालों को और टेलीपैथी जानने वालों को उसका नामो निशान तक न मिले। उसने कई बार टोनी को आवाज़ दी। जब वो नहीं आया तो उसने मकान के अंदर जगह जगह तेल छिड़क दिया। कुत्ता मकान के पिछले हिस्से की तरफ जाकर छत पर से कूदकर दौड़ता हुआ दूर गया, फिर एक झाड़ी के पीछे छुप गया। इधर मंडोला ने माचिस की एक जलती हुई तीली मकान के अंदर फेंकी, फिर बरामदे से निकलकर दौड़ता हुआ उस छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ता हुआ दूर जाने लगा। झाड़ियों के पीछे से कुत्ता गुर्राते हुए उसे देख रहा था। ये दास्तान मंडोला के हालात के मुताबिक एक हफ्ता आगे बढ़ गई, जबकि माइक हरारे के हालात के मुताबिक मुझे दूसरे दिन का जिक्र करना चाहिए। दूसरे दिन 10 बजे उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारना था, इसलिए सुबह 8 बजे उसे फौज की 6 गाड़ियों के दरमियान एक गाड़ी में बिठा कर ले जाया गया। ऐसे वक्त मैं और मेरे तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले माइक हरारे के अंदर बड़ी खामोशी से मौजूद थे। हमारा ख्याल था कि हम हरारे के अंदर रहकर वो तमाम रास्ते देख सकेंगे जहाँ से फौजी गाड़ियाँ उसे ट्रांसफार्मर मशीन वाले खुफिया अड्डे में ले जाएंगी। लेकिन हरारे को गाड़ी में बिठाने के बाद उसके पूरे चेहरे पर ऐसा नकाब चढ़ा दिया गया जैसे फांसी पाने वाले मुजरिम के सर से गर्दन तक नकाब पहना दिया जाता था। ऐसी सूरत में ना वो कुछ देख सकता था और ना ही हम उसके जरिए खुफिया अड्डे तक पहुंचने का रास्ता मालूम कर सकते थे। हमें तवक्को थी कि वह ऐसा करेंगे। ऐसा करने की वजह यह नहीं थी कि उन्हें हम में से किसी पर शुबा था। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि माइक हरारे को भी उस खुफिया अड्डे का रास्ता मालूम हो। मैंने हरारे से कहा, अभी सुपर मास्टर का कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। वो जानते कि तुम सांस रोक लोगे, लेकिन मशीन से गुजारने से पहले तुम्हारा तिब्बी मुआयना किया जाए और एक इंजेक्शन लगाया जाएगा तो तुम्हें दिमागी कमजोरी महसूस होने लगेगी। माइक हरारे ने कहा, मैं जानता हूँ, आपसे पहले भी इस मशीन से गुजर चुका हूँ। पहले दिमागी तवानाई ज़ायल की जाती है, फिर मशीन के जरिए जहनी सलाहियतों और टेलीपैथी के इल्म को उभारा जाता है। दिमागी कमजोरी के वक्त सुपर मास्टर की ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं। तुम्हारे ख्यालात पढ़कर सुपर मास्टर वगैरह को यकीन दिला सकते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई नहीं है। लिहाजा ऐसे वक्त हम में से कोई तुम्हें मुखातिब नहीं करेगा और ना ही तुम हमें मुखातिब करोगे। मेरी कोशिश होगी कि दुश्मन तुम्हारे चोर ख्यालात ना पढ़ सकें। वो गाड़ियाँ तकरीबन 1.5 घंटे तक तेज़ रफ्तारी से चलती रहीं, फिर उनकी रफ्तार सुस्त होने लगी। माइक हरारे जिस गाड़ी में बैठा हुआ था वो एक जगह रुक गई। फिर कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे स्लाइडिंग दरवाज़ा बंद किया जा रहा हो। फिर उसके चेहरे और सर पर से नकाब उतार दिया गया। मैंने हरारे के जरिए देखा, उसे एक बड़े गैराजनुमा हॉल में पहुंचाया गया था। वहां बहुत सी कीमती कारें और सरकारी गाड़ियां नजर आ रही थीं। वो इन मुसल्लह फौजियों के साथ उन गाड़ियों के दरमियान चलता हुआ एक लिफ्ट के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। एक फौजी ने लिफ्ट के बटन को दबाया। ऊपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखे हुए थे। इससे जाहिर हो रहा था कि वह इमारत 6 मंजिला है। फिर ग्राउंड फ्लोर और तय खाने के 1, 2 और 3 नंबर दर्ज थे, यानी ज़मीन के नीचे भी पहली, दूसरी और तीसरी मंजिलें बनाई गई थीं। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। माइक हरारे 4 मुसल्लह फौजियों के साथ अंदर आया। दरवाज़ा बंद हुआ। फिर वो लिफ्ट नीचे जाने लगी। उसके अंदर के नंबर बदल रहे थे। 1, 2 और उसके बाद 3 नंबर पर लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा खुल गया। वो लोग ज़मीन की खासी गहराई में पहुंच गए थे। वहाँ समुंदर का पानी भरा हुआ था। इससे तीसरे तहखाने की पथरीली दीवारें समुंदर के ऐसे हिस्से में तामीर की गई थीं कि वहाँ का फर्श सिर्फ पानी का होता था। इस बड़े हॉलनुमा तहखाने के चारों तरफ मचानों की तरह पुख्ता बालकनी जैसी बनी हुई थी। हर बालकनी पर 6 मुसल्लह फौजी मुस्ताद खड़े हुए थे। इस हॉलनुमा तहखाने के गहरे पानी के दरमियान सीमेंट का एक पुख्ता जजीरा बनाया गया था।
इस जजीरे पर वो ट्रांसफार्मर मशीन दिखाई दे रही थी। उस मशीन तक पहुंचने के लिए कोई तैर कर जा सकता था, लेकिन पानी के नीचे बिजली के तार बिछे हुए थे। इस पानी को छूते ही बिजली का झटका लगता था। इस बड़े हॉल की छत पर एक छोटी सी लिफ्ट थी, जिसके जरिए एक वक्त में सिर्फ 2 ही अफराद इस जजीरे तक जा सकते थे। माइक हरारे को एक मुसल्ला फौजी अफसर के साथ इस लिफ्ट के जरिए जजीरे में पहुंचाया गया। वहां पहले ही ट्रांसफार्मर मशीन का इंचार्ज अपने एक असिस्टेंट और 4 फौजी जवानों के साथ मौजूद था। मैं और मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वाले ये तमाम मंजर देख रहे थे। वहां बड़ी खामोशी छाई हुई थी। शायद मुसल्ला फौजी जवानों को बोलने की इजाजत नहीं थी। कोई ज़रूरी बात होती तो अफसर या मशीन का इंचार्ज बोलता, वरना बड़ी खामोशी से इस मशीन को ऑपरेशन के लिए चेक किया जा रहा था। सलमान ने मुझसे कहा, भाईजान, मशीन के पास सिर्फ यही 2 अफराद मुख्तसर से गुफ्तगू करके खामोश हो जाते हैं। बाकी तमाम फौजी गूंगे बने हुए हैं। वक्त बहुत कम रह गया है, कुछ करें। मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया, फिर मशीन के इंचार्ज के लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके अंदर पहुंचा तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसने मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं किया था। मैंने उसके ख्यालात पढ़कर सबसे पहले यह मालूम किया कि उसके साथ मशीन के पास रहने वाला अफसर क्या योगा का माहिर है। पता चला योगा का माहिर है, इसलिए उसकी ड्यूटी इंचार्ज के साथ रहती है, ताकि कोई दुश्मन ख्याल ख्वान नहीं करने वाला मशीन को और इस इंचार्ज को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो ऐसा इंचार्ज कभी इतनी अहम मशीन के पास ना रखते जो बूढ़ा हो और सांस रोकने के काबिल ना हो। लेकिन उनकी ये मजबूरी थी कि वह बूढ़ा ट्रांसफार्मर मशीन को दुरुस्त रखने और इसे ऑपरेट करने का माहिर था। इसमें कोई खराबी पैदा होती तो वह माहिर बड़ी महारत से मशीन के किसी भी नुक्स को दूर कर देता था। उन्होंने इस सिलसिले में दूसरे काबिल एतमाद और योगा में महारत रखने वाले माहिरीन की भी खिदमत हासिल की थी, लेकिन वह बूढ़े की तरह हुनरमंद और तजुर्बाकार साबित नहीं हुए। ये उनकी मजबूरी हमारे काम आ रही थी। मैंने और सलमान ने अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को बता दिया कि फ़िलहाल इस बूढ़े इंचार्ज के अलावा किसी और के दिमाग में जाने की कोशिश ना करें। नाकामी होगी तो भेद खुल जाएगा कि हम वहाँ मौजूद हैं। वो माहिर मशीन के उस हिस्से को पूरी तरह काबिल अमल बना रहा था, जिसकी कारकर्दगी के नतीजे में माइक हरारे अपने मुल्क और कौम का बेहद वफादार होने के साथ एक जुनूनी जानिसार भी बन जाता। फिर वो भी 3D की तरह किसी बुरे वक्त में अपनी जान पर खेल जाता। मैंने उस माहिर के अंदर रहकर मशीन में ऐसा नुक्स पैदा कर दिया जिसे वो खुद समझ नहीं पाया। बहरी बर्री और फिजाई फौज के आला अफसरान एक बालकनी में खड़े हुए थे। उनके साथ सुपर मास्टर भी था। वहाँ जजीरे में एक डॉक्टर को भेजा गया था। इस फौजी डॉक्टर ने माइक हरारे को मशीन के ऑपरेशन बेड पर लिटाकर अच्छी तरह इसका मुआयना किया। फिर इस डॉक्टर को छत वाली लिफ्ट के जरिए वापस बुला लिया गया। वो डॉक्टर माइक हरारे को एक इंजेक्शन लगा कर गया था, जिसके बाद हरारे कमज़ोरी महसूस कर रहा था। हम सब उसके अंदर खामोश रहे ताकि सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले हमारी सोच की लहरों को ना महसूस कर सके। हमने भी किसी पराई सोच की लहरों को नहीं महसूस किया। शायद सुपर मास्टर वगैरह माइक हरारे के साथ होने वाले इस ऑपरेशन को अपने दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से छुपाए रखना चाहते थे। बहरहाल माइक हरारे के सर पर एक ऐसा कैप पहना दिया गया जिसे मुतअद्दिद तार मुंसलिक थे। वह तमाम तार ट्रांसफार्मर मशीन से ताल्लुक़ रखते थे। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। बूढ़ा माहिर इंचार्ज अपने मातियत को मशीन का एक एक अमल समझा रहा था। उसके ख्यालात कह रहे थे कि उसका मातियत एक फ़ौजी टेक्नीशियन है और बहुत ही काबिल है। उसने मशीन को ऑपरेट करना अच्छी तरह सीख लिया है। इस बूढ़े को सर्विस से रिटायर होने के बाद इस मातियत फ़ौजी टेक्नीशियन को ट्रांसफार्मर मशीन का इंचार्ज बनाया जाएगा, क्योंकि वो महज काबिल ही नहीं था, योगा का माहिर भी था। मैंने आसानी से कहा, बेटी किसी तरह इस मातियत टेक्नीशियन के अंदर पहुंचने की प्लानिंग करो। पापा, वो मातियत अगर अपने इंचार्ज बूढ़े उस्ताद के साथ यहाँ से जाएगा और इसके साथ 10-15 मिनट भी गुजारेगा तो मैं मातियत के अंदर जगह बना लूँगी। मैंने इस ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह करने का इरादा तर्क कर दिया था, क्योंकि हम पहले भी कई मशीनें तबाह कर चुके थे, मगर कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। उनके पास मशीन के नक्शे थे, वो फिर एक मशीन तैयार कर लेते और यूं फिर हमारी मेहनत रायगां जाती। लिहाजा ये तय पाया कि मशीन उनके इसी तय खाने वाले जजीरे में रहेगी। आइंदा में इसे ऑपरेट करने वालों को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर रखेंगे। ऐसे तरीक़ेकार से ही मालूम होता रहेगा कि वो लोग आइंदा कितने अफराद को टेलीपैथी सिखा रहे हैं। फिर मशीन को ऑपरेट करने वाला हमारे काबू में रहता तो हम नई टेलीपैथी का इल्म हासिल करने वालों को अपने मकासद के मुताबिक ढाल सकते थे। ट्रांसफार्मर मशीन का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। मशीन को ऑफ करके माइक हरारे के सर से वो मखसूस कैप उतार ली गई थी। वो बेहोश पड़ा था। उसे छत वाली लिफ्ट के एक स्ट्रेचर पर लिटाकर ऊपर पहुंचाया जा रहा था। बूढ़ा इंचार्ज अपने मातियत के साथ मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑफ करके उसे पहली पोजीशन में ला रहा था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक मातियत से कहा, मिस्टर जॉन माइकल, मैं समझता हूँ कि तुमने पूरी तरह काम सीख लिया है और मेरे बगैर इसे ऑपरेट कर सकते हो। जॉन माइकल ने कहा, मुझे भी अपने आप पर एतमाद है। मैं इसे किसी रहनुमाई के बगैर ऑपरेट कर सकता हूँ, मगर इल्म और हुनर की कोई इंतहा नहीं है। मैं आपका मातियत रहकर बहुत कुछ सीखता रहूँगा। मेरे बुढ़ापे का ख्याल करो।
मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, अब मुझे आराम करने का मौका दो। अंकल, मैं जानता हूँ आपने इस्तीफ़ा पेश किया है, लेकिन मैंने आला अफसरान से कह दिया है कि जब तक आपका जहन काम करता रहेगा मैं आपसे बहुत कुछ सीखता रहूँगा। बेटे माइकल, तुम एक घर में आकर भी बहुत कुछ सीख सकते हो। अभी मेरे साथ चलो, मैं इस मशीन के मुतालिक कुछ ऐसी खुफिया बातें बताऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। मगर वादा करो ये राज किसी को नहीं बताओगे। नो अंकल, किसी को नहीं बताऊंगा। ये सिर्फ मेरा और आपका ही नहीं, मशीन का भी राज है, बल्कि हमारा कौमी राज है। मैं अभी आपके साथ चलूंगा। मैंने सानी के पास आकर पूछा, सुन लिया तुमने? मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। जॉन माइकल अपने माहिर इंचार्ज के साथ उसके घर जाएगा। थैंक यू पापा, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। मैंने उन दोनों को सानी के हवाले कर दिया। माइक हरारे से किया हुआ वादा भी पूरा हो चुका था। अब वो ख्वामखा जुनूनी जानिसार बनकर 3D की तरह कभी जान देने की हमाकत न करता। मशीन का फंक्शन बदलने के बाद वाइंदा भी अपने मुल्क का वफादार रहता। मैंने हरारे को जो जुबान दी थी उसे पूरा कर चुका था। अब सारा खेल सानी का था। वो कामयाब हो जाती तो ट्रांसफार्मर मशीन हमेशा की तरह सुपर मास्टर की रहती, लेकिन उसमें से जो ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा होते वो हमारी मर्जी के मुताबिक होते। बड़े ममालिक के लिए, खसूसन गैर इस्लामी ममालिक के लिए, MIM मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन एक मसला बन गई थी। उन्हें तैयार अगवा करने वाले पहले ही मिशन में हैरत अंगेज कामयाबी हासिल हुई थी। इसके नतीजे में सारी दुनिया को PLO और इसराइली मुआहदे की ऐसी अंदरूनी बातें मालूम हो गई थी जो दुनिया भर के मुसलमानों से छुपाई गई थी। 8 मुजाहिदीन नजरों में आ गए थे। उनके जरिए मालूम किया जा सकता था कि MIM की तंजीम ने दुनिया के किस हिस्से में जन्म लिया है, इसकी जड़ें कितने ममालिक में फैली हुई हैं, और आइंदा ये तंजीम अमेरिका और इसराइल के अज़ाइम के खिलाफ कैसे इक़दाम करने वाली है। सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान उन 8 मुजाहिदीन को तरह तरह से बातों में उलझाकर अपने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात मालूम करने की नाकाम कोशिशें कर चुके थे। हमारे टेलीपैथी जानने वालों ने उनके दिमागों को फौलाद बना रखा था, इसलिए सुपर मास्टर के ख्याल ख्वानी करने वाले भी उनके मुतालिक खातिर ख्वाह मालूमात हासिल नहीं कर सकते थे। खुद हम ये नहीं कह सकते थे कि इस नई तंजीम का सरबराह कौन है। सुपर मास्टर ने इन 8 के नए पासपोर्ट और वीज़ा तैयार कराए थे। वीज़ा के जरिए मालूम हुआ कि 4 मुजाहिदीन मुल्क शाम और 4 मुजाहिदीन उर्दन जा रहे हैं। ये बात शाम और उर्दन के हुक्मरानों को मालूम हुई तो उन्होंने अमेरिका से शिकायत की और कहा कि हम तैयार अगवा करने वाले दहशत गर्दों को अपने मुल्क में कदम रखने नहीं देंगे। मुजाहिदीन ने जवाबन कहा, हम मुसलमान हैं। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान हुक्मरान हमें अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हमें इनकार की वजह बताई जाए। वजह बताई गई कि इन इस्लामी ममालिक में दहशत गर्दी और तखरीबकारी हो सकती है। एक मुजाहिद ने कहा, अगर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और हदायत के मुताबिक हुक्मरानी रहेगी तो इन ममालिक को कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि वहां गैर मुस्लिमों की साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। दूसरे मुजाहिद ने कहा, अगर इन 2 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों ने हमारी पजीराई ना की तो इसका मतलब ये होगा कि ये ममालिक भी इसराइल से खुफिया मुआहदा करके रफ्ता रफ्ता तमाम इस्लामी ममालिक को कायल कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह इसराइल को तस्लीम कर लें। इन 2 ममालिक ने कहा, हमारे मुतालिक जो भी राय कायम की जाए हम इस नई तंजीम के किसी फ़र्द को अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे। मुजाहिदीन ने कहा, ऐसी सूरत में हम ईरान या लीबिया जाएंगे और आराम करेंगे। हमारी जगह दूसरे मुजाहिदीन शाम और उर्दन में चोर रास्तों से दाखिल हो जाएंगे। फिर उनके सुराग रसानों को भी मालूम नहीं हो सकेगा कि दोगली हिकमत अमली इख्तियार करने वाले हुक्मरानों पर मुसीबतें कहाँ से नाजिल हो रही हैं। सुपर मास्टर ने शाम और उर्दन के सफ़ीरों को समझाया कि वो 8 ईरान या लीबिया जाएंगे तो वहाँ हमारी खुफिया एजेंसियाँ उन्हें नज़रों में नहीं रख सकेंगी, क्योंकि उन ममालिक में हमारे ज़राए ना होने के बराबर हैं। बेहतर है कि इन 8 को अपने ममालिक में आने दो। हम ज़मानत लेते हैं कि वहाँ ये तखरीबकारी नहीं करेंगे। उर्दन के सफ़ीर ने कहा, कुछ अर्सा पहले जमीला राजी नामी लड़की ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया था। अमरीकी जासूस और उनके ज़राए उस एक लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो क़यामत बर्पा करके चली गई। अब उसकी जगह एक नहीं 4 मुजाहिदीन आएंगे तो हमारे मुल्क का अमन व अमान गारत हो जाएगा। मुल्क शाम के सफ़ीर ने भी अमेरिका से माजरत चाही और दरख्वास्त की कि उनके मुल्क में ऐसे मुजाहिदीन को ना भेजा जाए जो मुल्की मामलात में मुदाखलत करें। दूसरे दिन वो 8 मुजाहिदीन ईरान और लीबिया में जाकर कहीं रूपोश हो गए। उन पर नज़र रखने वाले जासूस ये मालूम ना कर सके कि किस तरह उनकी आंखों में धूल झोंककर वो 8 कहीं गुम हो गए हैं। उसी रात 9 बजे शाम और उर्दन के बाज़ आला हुक्काम ने फ़ोन पर अजनबी आवाज़ें सुनी। इन आवाज़ों ने कहा, तुमने न्यूयॉर्क से यहाँ आने नहीं दिया मगर हम आ गए। अगरचे हम उन 8 में से नहीं हैं मगर उसी MIM तंजीम के जानिसार हैं। उर्दन की इंतज़ामिया के एक अफसर ने पूछा, क्या तुम लोगों का ताल्लुक जमीला राजी से है? हम नहीं जानते वो शेरनी कौन थी और अब कहाँ है। वो जो भी हो जहाँ भी हो हम उसे सलाम करते हैं। ये बात अब राज नहीं रही कि जमीला राजी की पुश्त पर फरहाद अली तैमूर था और तुम लोगों के साथ भी वही है। हमने फरहाद साहब का बहुत नाम सुना है, लेकिन खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कहते हैं कि हमने कभी उन्हें देखा है
और ना ही उन्होंने ख्यालख्वानी के जरिए हमसे कभी रब्ता किया है। फिर क्या तुम लोग जादूगर हो कि तुम पर सुपर मास्टर की टेलीपैथी जानने वाले असरअंदाज ना हो सके? तुम्हारे 8 अफराद अमेरिका की फौजी छावनी में त्यार अगवा करने के बाद गए और खैरियत से वापस आ गए। किसी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। आखिर इस नई तंजीम MIM की कोई तो ताकत होगी जिसके आगे सुपर पावर बेबस है। एक मुजाहिद ने कहा, तुम लोग इसे सुपर पावर समझते हो इसलिए वो तुम्हारे लिए हवा है। हम उसे कुछ नहीं समझते इसलिए वो हमारे लिए जीरो पावर है। हम तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं, ज़रूर करो, जहां बुलाओगे हम चले आएंगे। हम नहीं जानते कि हमारे पीछे कैसी ताकत है, इतना जानते हैं कि तुम जिस दलदल में भी हमें फेंकोगे वहां से हम सही सलामत निकल आएंगे। हम बड़ी से बड़ी कसम खाते हैं कि तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे सरबराह से मुलाकात करना पसंद करेंगे। हमारा सरबराह कोई मामूली शख्स नहीं है, वो अपनी सतह के आला हुक्काम से मुलाकात करता है। मैं इस सिलसिले में थोड़ी देर बाद जवाब दे सकूंगा। अपना राब्ता नंबर बताओ। हम खुद 1 घंटे बाद राब्ता करेंगे। मुलाकात के सिलसिले में एक अहम बात यह है कि हमारा सरबराह ठीक रात के 12 बजे मुलाकात कर सकेगा। ये रात 12 बजे की शर्त क्यों है, ये हम नहीं जानते। जब तुम्हारे आका और अमरीकी आका वगैरह मुलाकात करना चाहेंगे तो हमारे सरबराह का मोतमद खास उनसे तफसीली गुफ्तगू करेगा। राब्ता ख़त्म हो गया। ये तमाम बातें दूसरे फ़ोन पर दूसरे सरबराह ने भी सुनी थी। उनके लिए बात तशवीशनाक थी कि उनके ममालिक में MIM के मुजाहिदीन पहुंच गए हैं। अमेरिका में उनकी गिनती मालूम थी कि वो 8 हैं जो अब कहीं रूपोश हो गए थे, लेकिन शाम या उर्दन में कितने मुजाहिदीन पहुंचे हुए हैं इनका शुमार किसी को मालूम नहीं था। वो 8 भी हो सकते थे और 80 भी हो सकते थे। अगर इतने ना होते, सिर्फ एक ही होता, तो वो दोनों ममालिक मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क ने भी किसी एक मुजाहिद का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उन्होंने सुपर मास्टर से रब्ता किया और उसे बताया कि उनके मुल्कों में MIM वाले आ पहुंचे हैं। पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। वैसे हमारे ममालिक का अमन सुकून बर्बाद होने वाला है। सुपर मास्टर ने कहा, मैंने पहले ही समझाया था कि उन मुजाहिदीन को हमारे मुल्क से अपने मुल्कों में आने दो, लेकिन तुम लोगों ने उनकी आमद पर पाबंदियां आयद कर दी। अब वो कैसे पहुंच गए? तुम लोगों ने उनका रास्ता क्यों नहीं रोका? वो पता नहीं किस तरह राजदारी से किस बहरूप में आए हैं। हमने उनकी सूरतें भी नहीं देखी हैं। वो कह रहे थे कि वो लोग उन 8 मुजाहिदीन में से नहीं हैं जिन्होंने त्यारा अगवा किया था, लेकिन वो MIM के जानिसार बंदे हैं। सुपर मास्टर ने कहा, वो जानते हैं कि आइंदा कुछ अरसा बाद उर्दन और इसराइल का मुआहदा होने वाला है और इसके लिए राय अम्मा और सियासी फ़िज़ा हमवार की जा रही है। उर्दन के बाद शाम भी यही करने वाला है, क्योंकि इसराइल ने उसे गोलान की पहाड़ियाँ वापस करने का वादा किया है। हम हैरान हैं कि ऐसे गहरे राज की सियासी बातें MIM वालों को कैसे मालूम हो गई। आखिर उनके ज़राए क्या हैं? वो कितनी दूर तक हमारे अंदर घुसे हुए हैं? ये तो उस वक्त मालूम हो सकता है जबकि उनके सरबराह के मुतल्लिक हमें कुछ मालूम हो। हमें सिर्फ इतना ही मालूम हो जाए कि वो किस मुल्क के किस शहर में है, फिर हम उसे ढूंढ निकालेंगे। जनाब, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद हमसे मुलाकात करना और मुज़ाकरात करना चाहता है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन क्या हम यकीन कर लें कि जो रूपोश रहकर कामयाबियाँ हासिल कर रहा है वो अपनी कमज़ोरी पेश करने या गिरफ्तारी का खतरा मोल लेने के लिए खुद हमारे सामने आएगा? उसके मुजाहिदीन ने फ़ोन के ज़रिए हमसे कहा है कि उनका सरबराहों से और अमरीकी हुकाम से मुलाकात कर सकता है। तो फिर देर किस बात की है? उससे मुलाकात के लिए वक्त और मुकाम का तयन करो। ये फैसला आप करें कि उससे कब और कहाँ मुलाकात की जा सकती है और इस सिलसिले में कैसे खुफिया इंतजाम किए जा सकते हैं। हाँ, बज़ाहिर उससे दोस्ती की जाएगी, लेकिन ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि उसकी वापसी के बाद हमें सैटेलाइट के जरिए उसके खुफिया अड्डे का इल्म हो सके। वो कह रहे थे कि उनका सरबराह रात के 12 बजे मुलाकात करेगा। वक्त उसने मुकर्रर किया है, जगह हम मुकर्रर करेंगे। सुपर मास्टर ने एक सरबराह से कहा, आप ओमान में उसके इस्तकबाल का इंतजाम करें। सरबराह ने कहा, सॉरी, पिछले दिनों जमीला राजी जितनी दहशत फैलाकर जा चुकी है उसके बाद मैं अपनी सल्तनत के उमरा और रऊसा को मजीद शिकायत का मौका नहीं दूंगा। दूसरे हुक्मरान ने भी माजरत चाही। सुपर मास्टर ने कहा, आप हजरात एक तंजीम के सरबराह की आमद से परेशान हैं कि आप उसके मुजाहिदीन से खौफ नहीं हैं जो अभी आपके ममालिक में मौजूद हैं। हम उनके सरबराह को किसी तरह इस बात पर आमादा करना चाहते हैं कि वो अपने मुजाहिदीन को हमारे मुल्क में ना रहने दे। और आपका क्या ख्याल है कि वो आमादा हो जाएगा? दुश्मन के सामने हाथ जोड़कर बोलो कि वो चला जाए तो वो कभी नहीं जाएगा। उसे ताकत से भगाया जा सकता है, मगर हमने देखा है कि ताकत बेअसर हो गई है। अब सिर्फ हिकमत अमली रह गई है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन भी हिकमत अमली की राहें जानता है। एक हुक्मरान ने कहा, आप उस सरबराह को अमेरिका के किसी शहर में मुलाकात के लिए मदऊ कर सकते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, हर मुल्क को अपने मामलात से खुद निमटना चाहिए। अमेरिका आपके मसाइल हल करने के लिए हर तरह से ताउन कर सकता है। इससे नई तंजीम के सरबराह को हमसे इतनी दुश्मनी नहीं थी जितनी तुमसे है। इससे सरबराह ने तमाम इस्लामी ममालिक को इसराइल से दूर रखने के लिए हमारे त्यारे को अगवा किया। इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों की खातिर हमने नुकसान उठाया, अब भी आपकी खातिर नुकसानात बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे अवाम और फौज के आला अफसरान उस सरबराह को अमेरिका के किसी शहर में बुलाने पर आमादा नहीं होंगे।
लिहाजा आप दोनों ही को तय करना चाहिए कि उसे अपने मुल्क के किस शहर में मदऊ किया जा सकता है। ये तय करने का ज़्यादा वक्त नहीं था। मुजाहिदीन ने कहा था कि वो 1 घंटे बाद रब्ता करेंगे। उनके मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक 50 मिनट गुजर चुके थे और सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। शाम और उर्दन के हुक्काम एक दूसरे से बहस करने लगे। शाम के अकाबरीन कह रहे थे कि सरबरा को उर्दन में मेहमान के तौर पर बुलाया जाए, और उर्दन के अकाबरीन जमीला राजी से नुकसानात उठाने के बाद मजीद नुकसान उठाना नहीं चाहते थे। वो जिद कर रहे थे कि सरबरा से शाम के किसी शहर में मुलाकात करना चाहिए। हर इस्लामी मुल्क का हुक्मरान खुद को किसी दूसरे मुसलमान हुक्मरान से कमतर नहीं समझता। दूसरे की सियासी पॉलिसियों को अपनी बनाई हुई पॉलिसियों से मुख्तलिफ समझता है। इसलिए इन इस्लामी ममालिक के हुक्मरान कभी मुत्तहद नहीं होते। लेकिन अमेरिका मुदाखलत करे और उन्हें अपनी पॉलिसियों पर अमल करने का मशवरा दे तो फिर वो गैर इस्लामी पॉलिसियों की मुखालफत नहीं करते। कलाम मजीद में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि यहूद व नसारा कभी मुसलमानों के हुए हैं ना कभी होंगे। ये कुरान मजीद हर मुसलमान के घर में और तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान के महलों में मौजूद होगा। पता नहीं कितने मुसलमान हुक्मरान इसे पढ़ते होंगे, लेकिन उन पढ़ने वालों में कोई समझने वाला भी हो तो किताब मुक़द्दस की कदर होती है, और इस आखिरी किताब मुक़द्दस की कदर ना हो तो ज़िल्लत मुसलमानों को मिलने वाली है। इसके वाज़ेह आसार नुमाया हो चुकी हैं। नेक हदायत सामने होने के बावजूद बदनसीबों के कान बहरे, आंखें अंधी और दिमाग जहानत से खाली हो जाते हैं। इस सिलसिले में सबसे बड़ा अलमिया यह है कि तबाही सिर्फ चंद हुक्मरानों पर नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर आएगी। अब राह निजात एक ही है कि तमाम दुनिया के मुसलमान अपने अपने मुल्क के हुक्मरानों और सियासतदानों का मुहासबा करें। इसके सिवा कोई दूसरी राह नहीं। और 10 मिनट गुजर गए। दोनों ममालिक के आला अफसरान के फ़ोन की घंटियां बजने लगी। उन्होंने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, MIM। आप लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं, आपने ठीक 1 घंटे बाद फ़ोन किया। दूसरी तरफ से कहा गया, काम की बात करो। वो दरअसल बात यह है कि दोनों मुल्कों के अकाबरीन के दरमियान अभी अहम गुफ्तगू जारी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम मज़ीद 1 घंटे के बाद रब्ता करें? ऐसा नहीं हो सकता। अभी तुमने खुद कहा कि हम वक्त के बहुत पाबंद हैं और वक्त गुजर चुका है। जब पानी सर से गुजर जाए तो क्या होता है यह भी मालूम होगा। हम 15 मिनट के बाद रब्ता करेंगे। रब्ता ख़त्म हो गया। दोनों ममालिक के अकाबरीन दूसरे फ़ोन और स्पीकर के ज़रिए ये बातें सुन रहे थे। उनमें से एक ने शाम के आला अहदेदार से कहा, पता नहीं वो क्या करने वाले हैं, आप हमारी बात मान जाएं, उनके सरबराह को दमिश्क में मदऊ करें। उसकी बात ख़त्म होते ही एक फ़ौजी अफसर ने आकर सलूट करते हुए कहा, सर बहुत बुरी खबर है। एक पायलट रनवे से किसी की इजाज़त के बगैर तैयारी को ले गया था। उससे टावर वालों ने रब्ता किया, उसे वापस आने का हुक्म दिया, लेकिन वो ओमान की फ़िज़ाओं में परवाज़ करता रहा। फिर एक धमाके से ब्लास्ट हो गया। उर्दन के आला अफसर ने शाम के आला अफसर से पूछा, क्या आप सुन रहे हैं कि हमारे इख्तियार और पायलट के साथ क्या हो चुका है? उसी वक्त शाम के आला अफसर के पास एक एहलकार आया। उसने सलूट करके कहा, सर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों में खलबली मच गई है। किसी ने स्पीकर से अनाउंस किया है कि जो त्यारा तुर्की की तरफ परवाज़ करने वाला है उसे अगवा करने के इंतजामात मुकम्मल हो चुकी हैं। जिस मुसाफिर को अपनी जान अजीज़ है वो इस त्यारे से सफ़र ना करे। ये ऐलान सुनकर तमाम मुसाफिर अपना सफ़र मुलतवी कर रहे हैं। अफसर ने पूछा, एयरपोर्ट के स्पीकर से किसने ये बकवास किया? सर, अनाउंसमेंट वाले माइक पर जो शख्स ये ऐलान कर रहा था वो एयरपोर्ट का पुराना मुलाजिम है और बेहोशी की हालत में पाया गया है। डॉक्टर उसे अटेंड कर रहे हैं। ये तमाम गुफ्तगू दूसरे ममालिक के अकाबरीन सुन रहे थे। उर्दन के आला अफसर ने कहा, हमारे मुल्क का एक जहाज़ और पायलट तबाह हो गया। अब मुल्क शाम वालों की बारी है। जिस त्यारे के मुसाफिर सफ़र मुलतवी कर रहे हैं वो त्यारा रनवे पर खाली खड़ा रहेगा। किसी दूसरी परवाज़ के लिए भी इसी तरह मुसाफिरों को हरासा किया जा सकता है। शाम के अकाबरीन ने सर जोड़कर कुछ देर बातें की। फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। रिसीवर उठाया गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये छोटे छोटे नमूने दिखाए जा रहे हैं, पूरा खेल भी दिखाया जा सकता है। शाम के एक आला अहदेदार ने अपने फ़ोन से कहा, नहीं, हम बात बढ़ाना नहीं चाहते। हम आपके सरबराह को बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ दमिश्क के शाही महल में मदऊ करती हैं। अभी दिन के 10 बज रहे हैं। क्या मुलाकात आज रात को 12 बजे होगी? जी हाँ, मुलाकात के सिलसिले में आप अपनी शराइत पेश कर सकती हैं। क्या हम आपके सरबराह के लिए कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं? आप तैयारे या हेलीकॉप्टर को कहाँ भेजेंगे? हम खुद नहीं जानते कि वो किस मुल्क और किस शहर में आएंगे। आप उनकी फ़िक्र न करें, वो ठीक रात के 12 बजे आएंगे और तनहा आएंगे। आप हैरान कर रहे हैं कि वो वाकई तनहा आएंगे? जी हाँ, उनके साथ एक बॉडीगार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि बॉडीगार्ड वो रखते हैं जो खुद अपनी बॉडी की हिफाजत करना नहीं जानते। क्या ये बेहतर ना होगा कि अपने सरबराह का मुख्तसर सा तारुफ बयान कर दो और उनका नाम बता दो? अभी तो कोई नाम नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसका नाम रखा जाता है। जब वो आधी रात को तुम्हारे महल में मौजूद होगा तो अपना नाम और काम खुद ही बता देगा। जिन दिनों जमीला राजी ओमान में थी वहाँ मैं भी उसके साथ था और वहाँ की अहम शख्सियात के दिमागों में जगह बना चुका था। इस बार उनके ज़रिए शाम के अकाबरीन के अंदर भी जगह बना ली। उन सब की बातें खामोशी से सुनता रहा। मेरे अंदर यह तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि वो सरबराह कौन है। तजस्सुस इसलिए भी बढ़ गया कि वो तन्हा दमिश्क के शाही महल में आधी रात को आने वाला था।
और ऐसा तनहा कि उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी ना होता। अभी उसकी आमद को 14 घंटे बाकी थे, मगर उसकी आमद का अंदाज बता रहा था कि वह बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। बात मुहासरे की है। पहले ज़माने में हमला करने वाली फौज किसी किले का मुहासरा करती थी और किले के अंदर महफूज रहने वाले बादशाह और उसकी फौज को मजबूर करती थी कि वो किले का बड़ा दरवाज़ा खोलकर हथियार डाल दे और हमलावर के सामने घुटने टेक दे। कोई बादशाह अपनी फौज और रियाया के साथ कब तक किला बंद रह सकता है? जब राशन और पानी खत्म होने लगता तो उसे मजबूर होकर हमलावर के सामने घुटने टेकने पड़ते। लेकिन जब गोलियां नहीं चलती और सिपाही मैदान जंग में नहीं आते तो फिर सियासी सर्द जंग जारी रहती है। इस सियासी जंग में मंसूबे बनाए जाते हैं कि दूसरे मुल्क को अपने मुल्क से किस तरह कमतर और कमज़ोर बनाया जाए। ऐसी जंग में हथियार इस्तेमाल नहीं होते, हसीन तरीन औरतें इस्तेमाल होती हैं। ऐसी हसीन औरतों को इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है कि वो शराब से ज़्यादा नशावर बन जाती हैं। फिर ये कि लालची कुत्ते किस मुल्क में नहीं होते। किसी को दौलत जमा करने का और किसी को अपने मुल्क में अपनी हुकूमत बनाने का नशा होता है। वो ये नशा पूरा करने के लिए बड़े मुल्कों के पास या अपने मुल्क दुश्मनों के पास अपने मुल्क और अपनी कौम को गिरवी रख देते हैं। ऐसा ही एक लालची शख्स वजीर अली था। उसे भारतीय तंजीम राह ने शिल्पा जैसी हसीन तरीन औरत पेश की थी। यहूदी तंजीम मोसाद ने निहायत हसीन औरत दीना दानियाल पेश की थी। शिल्पा वजीर अली की बीवी सलमा और दीना दानियाल वजीर अली की बहन ताहिरा बनकर पाकिस्तान के बहुत से अहम राज मालूम करने के लिए न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद जाने वाली थी। इसमें वजीर अली का फ़ायदा ये था कि पाकिस्तान में उसकी करोड़ों की जायदाद जब्त हो गई थी और उस पर मुकदमा चल रहा था। अब अमेरिका के इशारे पर मुकदमा ख़त्म कर दिया गया था और उसे करोड़ों की जायदाद पाकिस्तान पहुंचते ही मिलने वाली थी। फिर यह कि उसे वहां एक बहुत बड़ा सरकारी ओहदा हासिल रहा था ताकि पाकिस्तान में वीआईपी और आला सियासतदानों की सोसाइटी में शिल्पा और दीना दानियाल को अपने हुस्न के जादू जगाने के मौके मिलते रहें। यह महज एक वजीर अली का किस्सा है, वरना पाकिस्तान में ऐसे बिकने वाले घोड़े अमेरिका, इसराइल और भारत से आते रहते हैं। यूं इनके जरिए पूरे पाकिस्तान का मुहासरा किया जा रहा है। ये सियासी मुहासरे बड़े खतरनाक होते हैं। एक मुल्क और कौम को डूबने का उस वक्त पता चलता है जब पानी सर से गुजर जाता है। सानी इन दिनों ट्रांसफार्मर मशीन का इंचार्ज और उसके मातियत टेक्नीशियन जॉन माइकल को ट्रैप करने में मसरूफ थी। इसके लिए शीत आरा ने वजीर अली और शिल्पा को संभाल लिया था। इनके दिमागों में रहकर उनके माजी और हाल की एक एक बात मालूम कर ली थी और तमाम बातें अली तैमूर को बताती रहती थी। वजीर अली की बहन बनने वाली दीना दानियाल चूंकि योगा की माहिर थी, इसलिए उसके चोर ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते थे। अली खामोश बैठने वालों में से नहीं था। वह फुर्सत के लम्हात में आइंदा काम आने वाली मालूमात हासिल करता रहता। उसने सानी से कहा, हम यहाँ पारस और शीतारा बनकर माई खरारे और सुपर मास्टर के लिए मसला बनना चाहते थे, मगर अब हालात बदल गए हैं। हाँ, माई खरारे आइंदा हमसे दुश्मनी नहीं कर सकेगा। शीतारा ने कहा, वो तो मुझसे दुश्मनी कर रहा था, हिंदुस्तान से मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मैंने चैलेंज किया था कि माजी और पूजा को उसकी कैद से निकाल लाऊंगी। अली ने कहा, तुम्हारा यह चैलेंज भी पूरा होगा, मगर ज़रा और सब्र करो। क्या ये तुम्हारे लिए खुशी की बात नहीं है कि पूजा ने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया है? खुशी की बात है, मगर वो अपनी नहीं रही। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार में पागल होने वाले मैंने दो ही देखे हैं, एक तुम हो और दूसरा पारस। इंसान को वक्त के साथ साथ संजीदा और बुरदबार होना चाहिए। क्या मैं पूजा को दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से छोड़ दूँ? हाँ, इंतज़ार करो। वो दुश्मन बनकर एक दिन तुम्हारे या हमारे मुकाबले पर आएगी तो हम उसे ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी और एक दिन ज़रूर उसे काबू में करूँगी। लेकिन माँ जी, वो 2-4 रोज़ में दिल्ली पहुँच जाएंगी। चाहो तो तुम भी हिंदुस्तान वापस जा सकती हो। शीतारा ने हैरानी से पूछा, हम में से कोई नहीं जानता कि माँ जी को कहाँ कैद करके छुपाया गया है। फिर आप 2-4 रोज़ में उन्हें दिल्ली कैसे पहुँचा देंगे? क्या पारस जब भी नामुमकिन को मुमकिन बना देता है तो तुम्हें हैरानी होती है? हाँ, मैं हैरानी से सोचती रह जाती हूँ कि जहानत की कोई हद नहीं होती, सिर्फ इसे इस्तेमाल करने का हुनर आना चाहिए। यह हुनर हम दोनों भाइयों को आता है। तुम इत्मीनान रखो और मुझे वजीर अली के मुत्तल्लिक तफसील से बताती रहो। सानी ने पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं एक्शन में रहना चाहता हूँ। पापा तुम्हें एक के बाद दूसरा काम सौंपते रहते हैं, तुम मसरूफ़ रहती हो और मैं बोर होता रहता हूँ, इसलिए वजीर अली बनकर पाकिस्तान जाऊँगा। क्या? सानी ने घूर कर पूछा, तुम शिल्पा की शौहर बनकर जाओगे? शौहर बनने की मशक करता रहूँगा, आखिर एक दिन तुम्हारा शौहर बनना है। अगर तुम शिल्पा के साथ जाओगे तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगी। शीतारा ने पूछा, आखिर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे ये मंजूर नहीं है कि औरत जंजीर पहनाए। सानी ने कहा, और मुझे ये मंजूर नहीं है कि तुम मुझे जंजीर पहनाओ। शीतारा ने कहा, ऐसे तो तुम दोनों की शादी कभी नहीं होगी। इससे अच्छी बात क्या है कि हम घरेलू मसाइल और बच्चों के झमेलों से महफूज रहेंगे। बाय द वे, काम की बात करो। तुम दोनों में से कोई शिल्पा पर दोबारा तनवीमी अमल करे और उसके जहन में ये बात नक्श करे कि वो खलवत और जलवत में कभी बीवी की हैसियत से करीब ना आए। सानी ने मुस्कुराकर मोहब्बत से अली को देखा, फिर कहा, मैं शिल्पा पर यह अमल ज़रूर करूँगी। शीतारा ने एक सरदा भर कर कहा, काश मैं दुनिया की तमाम हसीन औरतों पर ऐसा अमल कर सकती कि वो खलवत में और जलवत में मेरे पारस के करीब ना जाएं।
सानी ने कहा, तुम्हारे पारस मियाँ की धुम टेढ़ी है, वो कभी सीधी नहीं होगी। शीतारा ने पूछा, कुछ मालूम तो हो कि वो कहाँ है? उसने कई दिनों से राब्ता नहीं किया है। क्या उसके पास जाना चाहती हो? अली भाई, आपने माँ जी को सुपर मास्टर की कैसे रिहाई दिलाकर हिंदुस्तान भेजने का वादा किया है। एक वादा ये भी करें कि मुझे पारस के पास पहुंचा देंगे। अली ने सानी से कहा, पापा से राब्ता करो, उनसे कहो मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। सानी ने मुझे मुखातिब किया, फिर अली का पैगाम दिया। मैंने उसके पास आकर पूछा, क्या बात है बेटे? वो मेरी बातों का जवाब देने के लिए ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, ताकि सानी और शीतारा भी सुनती रहें। अगरचे वो अली के दिमाग में आकर सुन सकती थी, लेकिन उन दोनों ने एहतियातन ख्यालख्वानी नहीं की। अली ने कहा, पापा ये अच्छी बात है कि पूजा ने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लिया है। वो हमें कभी ना कभी मिल जाएगी, लेकिन शीतारा अपनी माँ जी के लिए परेशान है। आप माँ जी को सुपर मास्टर की कैद से रिहाई दिला सकती हैं। वो कैसे? आप MIM के मुजाहिद या सरबरा बनकर सुपर मास्टर से कह सकते हैं कि उन्होंने जिस त्यारे को अगवा करके जजीरे पहुंचाया था, उसमें शीतारा और पारस मौजूद थे। शीतारा ने ख्यालख्वानी करके मुजाहिदीन की मदद की थी। अब इसके एवज वो चाहती है कि उसकी माँ जी को फौरन हिंदुस्तान वापस पहुंचा दिया जाए। मेरा ख्याल है वो माँ जी को रिहा करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने कहा, बेटे ये शर्त उस वक्त मुनासिब होती जब वो 8 मुजाहिद अमेरिका से बाहर जाने की शराइत मनवा रहे थे। अब तो वो जा भी चुके हैं, उन्हें जाने दें। आप और हम सब मिलकर MIM के मुजाहिदीन के किरदार अदा कर सकती हैं। इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मेरी होने वाली बहू की दाई माँ हिंदुस्तान पहुँच जाएंगी। सानी ने कहा, वाह पापा, आप शीतारा को अपनी होने वाली बहू भी बांधते हैं और उसे अपने बेटे से दूर भी रखते हैं। कम अज़ कम इसे ये तो बता दें कि वो शैतान कहाँ है। मैंने हंसते हुए कहा, यह अजीब बात है कि बाज़ औक़ात किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते वक्त उसे प्यार से शैतान कहा जाता है। अली ने कहा, पापा ये सानी पारस को जितना चाहती है उतना ही उसे लड़ती भी रहती है। मेरा ख्याल है पारस ने इतने बुरे खिताबात किसी से हासिल नहीं किए होंगे जितने के सानी उसे दे चुकी है। शीतारा ने कहा, आपकी बातों में मेरी बात रह गई है, आखिर वो है कहाँ? हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर में, कश्मीर के करीब था। एनालानो और आदिल उसके साथ थे। ये मालूम करना चाहते थे कि दुश्मन अक्स मुंतकिल करने वाले आलात के जरिए सियाचिन तक पहुंचने के लिए अब क्या करने वाले हैं। लेकिन पारस ने डी क्रॉसो को अपने काबू में करके उसकी तमाम प्लानिंग चौपट कर दी है। मैंने पारस से कहा है कि वो फिलहाल वापस आ जाए। दुश्मन अब अक्स मुंतकिल करने वाले आलात इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं करेंगे। उन्हें यही अंदेशा रहेगा कि पारस उनका तोड़ करने के लिए पहुंच जाएगा। अगर दुश्मनों को किसी तरह पता चलेगा कि पारस अब वहाँ नहीं है, तो वो अक्स मुंतकिल करने वाले आलात लेकर हिंदुस्तान के रास्ते सियाचिन तक पहुंचेंगे। बेटे, मैंने सिर्फ पारस को वहाँ से हटाया है। एनालानो और आदिल अपनी एक टीम के साथ वहाँ मौजूद हैं। दुश्मन उनके लिए मसला बनेंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। शीतारा ने कहा, पापा बातें फिर कहीं से कहीं पहुँचती जा रही हैं, मगर ये बात नहीं आ रही कि वो कहाँ है। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, वो कौन? मैंने सुना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में औरतें उनके नाम नहीं लेती, उन्हें वो कहती हैं या फिर कहती हैं। अजी सुनिए, क्या तुम उस अजीब वो के मुतल्लिक पूछ रही हो? इस बात पर सानी और अली कह लगाने लगे। शीतारा झीम कर बोली, जाने दे पापा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा, तुम्हारा झींपना और शर्माना अच्छा लग रहा है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ है, मगर तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। ज़रा देर इंतज़ार करो, पहले तुम्हारी माँ जी का मसला हल करना है। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर थोड़ी देर तक सोचता रहा। मैं 1 घंटा पहले MIM के उन मुजाहिदीन की आवाज़ें सुन चुका था और उनके अंदर पहुँच चुका था जो उर्दन और शाम में थे। MIM के पुरस्कार सरबराह के सेक्रेटरी ने भी दोनों मुल्कों के हुक्मरानों से आज रात 12 बजे सरबराहों की मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया था। मैंने उस सेक्रेटरी की आवाज़ और लहजे में फ़ोन के ज़रिए उर्दन और शाम के अकाबरीन को मुखातिब किया। फिर कहा, हमारे जिन 8 मुजाहिदीन ने त्यार अगवा किया था, उस सिलसिले में एक अहम बात बयान करने के लिए रह गई है। और वो बात यह है कि उस अगवा किए जाने वाले त्यारे में शीतारा और पारस भी मौजूद थे। उर्दन और शाम के अकाबरीन ने पूछा, इस अहम बात का हमसे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि शीतारा ने टेलीपैथी के जरिए मुजाहिदीन की दरपर्दा हमायत की थी और सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वालों को मुखालफत से रोक रखा था। ये बात अभी सुपर मास्टर को बताओ और कहो कि हम शीतारा के एहसान का बदला उतारना चाहते हैं। लिहाजा सुपर मास्टर सिर्फ चंद घंटों के अंदर शीतारा की माँ जी को कैद से रिहा कर दे और किसी भी पहली फ्लाइट में हिंदुस्तान रवाना कर दे। लेकिन यह सुपर मास्टर का मामला है। आप हमसे शीतारा और उसकी माँ की बात क्यों कर रहे हैं? हम इस्लामी ममालिक को इसराइल से मुआहदा करने से बाज रखना चाहते हैं। मामला इस्लामी ममालिक का है, मगर हमने अमेरिका का त्यार अगवा किया था। लिहाजा इस बहस में ना पड़ो कि कौन सा मामला किसका है। जहाँ मुफाद परस्ती होती है, वहाँ तुम्हारे अमेरिका के और इसराइल के मुफादात एक हो जाते हैं। मैं 1 घंटे के अंदर ये सुनना चाहता हूँ कि शीतारा की माँ शाम से पहले किसी फ्लाइट में रवाना हो चुकी है। अगर यह खुशखबरी ना मिली तो शाम के 6 बजे के बाद अमेरिका, उर्दन और शाम के किसी एयरपोर्ट से कोई त्यारा परवाज़ नहीं कर सकेगा, और अगर करेगा तो फ़िज़ा में उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उन ममालिक के अकाबरीन के दिमागों में बारी बारी जाकर मालूम करने लगा कि वो क्या करते फिर रहे हैं। वो लोग हॉटलाइन पर सुपर मास्टर और फ़ौज के आला अफसरान से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हें मेरी यानी MIM के सरबराह के सेक्रेटरी की धमकियाँ सुना रहे थे।
फौज के आला अफसरान तैश में आ गए थे। कह रहे थे कि वो एयरपोर्ट पर ऐसे सख्त इंतजाम करेंगे कि कोई तकरीबकार किसी त्यारे के करीब नहीं जा सकेगा। सुपर मास्टर ने कहा, हम में से कोई नहीं जानता कि अमेरिका के किस शहर के एयरपोर्ट से जहाज़ की परवाज़ों को रोकने की धमकी दी गई है। फिर यह कि उर्दून और शाम के बड़े शहरों के एयरपोर्ट में भी यही वारदात होगी, लिहाजा ये तैश में आने का वक्त नहीं है। बड़ी फौज के आला अफसर ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम उस नई तंजीम का हर मुतालबा मानते जाएं? सुपर मास्टर ने कहा, अब ये तो देखें कि मुतालबा कितना मामूली और फजूल सा है। वो MIM वाले शीतारा का एहसान चुकाने के लिए सिर्फ उसकी माँ की रिहाई चाहते हैं। अगर वो पूजा और पाशा का मुतालबा करते तो हम हरगिज़ तस्लीम ना करते। वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले हमारे पास ही रहेंगे। सुपर मास्टर की इस बात में वजन था। वह वाकई एक बूढ़ी औरत की खातिर इस MIM तंजीम वालों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, जिनके गुमनाम और पुरस्कार सरबराह से आधी रात को मुलाकात होने वाली थी। इस मुलाकात के लिए सुपर मास्टर का नायब और फौज के 3 बहुत बड़े अफसरान दमिश्क पहुंचने वाले थे। मैंने 1 घंटे बाद फ़ोन किया तो उर्दून और शाम के अकाबरीन ने खुशखबरी सुनाई कि मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। माजी को शाम से पहले किसी भी फ्लाइट में हिंदुस्तान रवाना कर दिया जाएगा। मैंने शीतारा को यह खुशखबरी सुनाई। वो बोली, पापा आप बहुत अच्छी हैं। आपको तो ये मालूम होगा कि उन्होंने माजी पर तनवीमी अमल किया और उन्हें मुझसे मुतनफ़र कर दिया। मैं सब जानता हूँ। माजी को तन्हा दहली जाने दो, वहाँ हमारे बंदे उनकी निगरानी करते रहेंगे। जब तुम्हें फुर्सत मिले तो माजी के अंदर पहुँचकर पहले तनवीमी अमल का तोड़ कर लेना, फिर वो तुम्हारी पहले जैसी दाइमा बन जाएंगी। अच्छी बात है, अब आप दूसरी खुशखबरी सुनाएं। यानी तुम्हारे उनकी बात करूं, वो अभी एक मुसाफिर है, सफ़र कर रहा है। तुम अपनी टेलीपैथी को काम में लाओ और दमिश्क का वीज़ा तैयार कराओ। 2 घंटे के अंदर जो भी फ्लाइट दमिश्क जाती है उसमें एक सीट हासिल कर लो। पारस तुम्हें वहीं मिलेगा। मालूम होता है दमिश्क में कोई अहम मामला दरपेश है, कुछ मुझे बताएं। मैंने कहा, MIM के मकासद बड़े नेक है, लेकिन इस तंजीम का सरबराह बहुत ही मक्कार और ख़तरनाक है। आज दमिश्क के वक्त के मुताबिक रात 12 बजे खुद को जाहिर करेगा। वहाँ उर्दून और शाम के अकाबरीन के अलावा नायब सुपर मास्टर और फौज के 3 बड़े अफसरान होंगे। इस मुलाकात के सिलसिले में बड़े सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। शीतारे ने पूछा, क्या इस पुरस्कार सरबराह को अपनी गिरफ्तारी का खौफ नहीं है? शायद नहीं है, इसीलिए वो तमाम अकाबरीन से मुलाकात करने तन्हा जाएगा। वो नादान तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना बड़ा शातिर है कि पारस ही उसका सही जोग्राफिया मालूम कर सकेगा। समझ गई पापा, मैं अभी सफ़र की तैयारी करती हूँ। मैं उसके पास से चलाया। दूसरी तरफ सानी वजीर अली के ख्यालात पढ़कर अली को उसके बारे में एक तफसील बता रही थी। इससे पहले शीतारा अली को बहुत कुछ बता चुकी थी। अली ने कहा, मैंने वजीर अली और शिल्पा के मुतल्लिक बहुत कुछ मालूम किया है। फिर भी वजीर अली की बहन बनने वाली दीना दानियाल हमारे लिए किसी हद तक अजनबी रहेगी। तुम शिल्पा के दिमाग में रहकर दीना दानियाल की मसरूफियात मालूम कर सकती हो, मगर उसके अंदर की छुपी हुई बातें नहीं मालूम कर सकोगी। अगर उसके अंदर कोई राज छुपा हुआ है तो वो मुझे आगे चलकर नुकसान पहुंचाएगा। सानी ने कहा, फिर तो यही रास्ता रह गया कि दीना दानियाल को हिसाबी कमजोरी में मुब्तला करके उसे अपनी मामूला और ताबेदार बनाया जाए। फिर उसके अंदर की कोई बात हमसे छुपी नहीं रहेगी। शिल्पा और वजीर अली पहले ही सानी के मामूल और ताबेदार थे। उनके जरिए दीना दानियाल को हिसाबी कमजोरी की दवा खिलाना कुछ मुश्किल ना था। सानी ने सिर्फ चंद घंटों में उसके अंदर जगह बना ली। उसका ताल्लुक इसराइल की बदनाम ज़माना तंजीम मोसाद से था। सानी ने उसके चोर ख्यालात के जरिए सबसे पहले ये मालूम किया कि यहूदी खुफिया तंजीम, जिसका गुमनाम या नादीदा सरबराह दाऊद मंडोला था, उसका ताल्लुक मोसाद से किस हद तक है। मालूम हुआ कि आदम ब्रादर्स कहलाने वालों की यहूदी खुफिया तंजीम इतनी पुरस्कार है कि मोसाद से ताल्लुक रखने वाले भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन ये बात समझ में आने वाली थी कि खुफिया यहूदी तंजीम के टेलीपैथी जानने वाले मोसाद वालों के दिमागों में ज़रूर जाते होंगे और मोसाद वालों की मसरूफियात से भी आगाह रहते होंगे। दीना दानियाल के चोर ख्यालात कह रहे थे कि वो योगा की माहिर है, कोई उसके दिमाग में नहीं आ सकता है। सानी ने सोचा, अगर कोई उसके अंदर आता होगा और वह उसकी मखसूस सोच की लहरों को महसूस नहीं करती होगी तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। सानी जब भी उसके अंदर जाएगी खामोश रहा करेगी। इस तरह शायद किसी छुपे हुए ख्याल ख्वानी करने वाले को उसके अंदर सुन सके। दीना दानियाल के पास एक मखसूस किस्म का परफ्यूम था। जब वो इसे अपने बदन पर थोड़ा सा स्प्रे करती थी तो इसकी खुशबू में ऐसी अजीबोगरीब कशिश होती थी कि बड़े से बड़ा पारसा भी उसकी तरफ खिंचा चलाता था। फिर जो एक बार उसका असीर होता था वह फिर रिहाई नहीं पा सकता था। वह इससे उसके मुल्क के अहम राज मालूम करने के बाद उसे जहन्नुम में पहुंचा देती थी। चूंकि वर्जिश वगैरह करती थी, योगा में महारत हासिल थी, इसलिए बेहतरीन फाइटर भी थी। वह मोसाद के जिन अहम अफराद और रहनुमाओं से खुफिया राब्ते रखती थी और जितने कोड वर्ड्स वगैरह अदा करती थी वह सब सानी ने मालूम कर लिए। उसके ख्यालात ने बताया कि आज शाम को मोसाद के एक अहम फर्द से मिलने जाएगी। वह शख्स उसे वजीर अली, शिल्पा और खुद उसके नए पासपोर्ट और वीज़ा देगा। इस शख्स ने बताया है कि पाकिस्तान जाने के लिए एक फ़्लाइट में उन तीनों की सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। सानी ने यह तमाम बातें अली को बता दी। फिर कहा, आज ही रात को वजीर अली बन जाओ
और असल वजीर अली को गायब कर दो, क्योंकि वो तीनों कल यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं। सानी को दीना दानियाल का प्रोग्राम मालूम हो चुका था। वो आज शाम मोसाद के एक अहम फर्द से मिलने जा रही थी। शिल्पा और वजीर अली के ख्यालात ने बताया कि वो रात को एक 5 स्टार होटल में खाने के लिए जाएंगे। अली ने कहा, तुम वजीर अली को अपने काबू में करके मेरे होटल वाले कमरे में पहुंचा दो। मैं उस कमरे में जा रहा हूँ, फिर 1 घंटे बाद खुद वजीर अली बनकर कमरे से निकल आऊँगा और उस असल को उसके असल अंजाम तक पहुँचा दूंगा। यानी मैं 1 घंटे तक उसके दिमाग पर कब्जा जमाए रखूँगी, ताकि वो तुम्हारे वजीर अली बनने के दौरान कोई गड़बड़ ना करे। हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मेकअप के दौरान गड़बड़ ना हो। मगर अली 1 घंटे तक मैं उसे काबू में नहीं रख सकूंगी, क्योंकि मुझे शिल्पा पर भी दोबारा तनवीमी अमल करना है, ताकि वो कभी तन्हाई में तुम्हारी पारसाई को दागदार न करे। तुम्हारा शिल्पा के पास रहना भी ज़रूरी है। मैं बारबरा से कहती हूँ वो वजीर अली के दिमाग को अपनी मुट्ठी में रखेगी, फिर तुम इत्मीनान से बहरूप बदल सकोगे। दोनों ने यह तय किया। फिर सानी ने बारबरा के पास आकर पूछा, तुम मसरूफ़ तो नहीं हो? बारबरा ने कहा, पापा कई जगह मसरूफ़ हैं। वो ताजिकिस्तान में दिमागी तौर पर हाजिर नहीं रह सकते थे, इसलिए मुझे जमीला के पास रहने को कहा है। क्या मुझसे कोई काम लेना चाहती हो? हाँ, काम तो है, कोई बात नहीं, मैं जे मॉर्गन से ये काम कराऊंगी। उसने जे मॉर्गन से रब्ता किया, फिर उसे अली और वजीर अली के बारे में बताया। इसके बाद जे मॉर्गन को वजीर अली के अंदर पहुंचा दिया। मॉर्गन उसके अंदर रहकर अली के होटल वाले कमरे में पहुंच गया। अली ने एक बड़े से आईने के सामने मेकअप का तमाम सामान रखा, फिर अपने चेहरे पर तब्दीलियां करने लगा। न्यूयॉर्क में सानी और अली की वो आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि वजीर अली बनने के बाद अली को शिल्पा और दीना दानियाल के पास जाकर रहना था। फिर दूसरे दिन वो तीनों वहां से पाकिस्तान रवाना होने वाले थे। 1 घंटे में मेकअप मुकम्मल हो गया। जे मॉर्गन ने वजीर अली की जुबान से कहा, अली भाई, मैं वजीर अली के अंदर रहकर इसकी हैरानी समझ रहा हूँ। ये अपनी आंखों के सामने अपना हमशक्ल वजीर अली देखकर सोच रहा है कि इसका हमजाद कहाँ से पैदा हो गया। मैंने अभी तक इसे गायब दिमाग रखा था, अब इसे ढील दे रहा हूँ। अली ने उठकर आईने में खुद को हर जाविये से देखा, फिर मुतमईन होकर कहा, मॉर्गन, इसे आज़ाद छोड़ दो, मगर तुम मौजूद रहो ताकि ये किसी वक्त शोर ना मचाए। जे मॉर्गन ने उसकी हदायत पर अमल किया। दिमाग आज़ाद होते ही वजीर अली चौंक कर खड़ा हो गया। फिर अली को देखकर बोला, तुम कौन हो? मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था। कुछ कहना भी चाहता था लेकिन कह ना सका। मैं बिल्कुल बेख्तियार सा होकर रह गया था। ये कौन सी जगह है? ये वो जगह है जहाँ इंसान के बुरे अमाल का हिसाब होता है। तुम्हारा भी हिसाब होने वाला है। क्या बकवास कर रहे हो? अब मैं कुछ समझ रहा हूँ, ये सब टेलीपैथी का चक्कर था, जिसकी वजह से मैं गायब दिमाग हो गया था। क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? अली ने कहा, तुम वजीर अली हो, तुम टेलीपैथी नहीं जानते हो। फिर अपने सामने वाले अक्स से ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम मेरा अक्स नहीं, कोई फ्रॉड हो। अक्स ना सही, तुम्हारा हमजाद तो हूँ। खुदा ने तुम्हें और तुम्हारे हमजाद को माँ के पेट से मुबर्रा बनाकर पैदा नहीं किया था। जब हम और तुम पैदा हुए तो बिल्कुल मासूम थे। फिर तुम जवान होकर दौलत और इक़्तिदार के इतने लालची क्यों बन गए कि भारत तंजीम रा की एजेंट को बीवी बनाकर और इसराइली तंजीम मुसाद की एजेंट को बहन बनाकर अपने ही पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तखरीबकारी के लिए जा रहे हो? वो परेशान होकर बोला, तुम कौन हो? हमारे मुतल्लिक ये बातें कैसे जानते हो? तुम मेरे हमजाद हो, मैं तुम्हारा हमजाद हूँ। फिर हमारी तुम्हारी बातें एक दूसरे से कैसे छुपी रह सकती हैं? अगर तुम बातें बनाते रहोगे और अपनी असलियत नहीं बताओगे तो इस कमरे से जिंदा नहीं जा सकोगे। हाँ, रानी और मुसाद ने इसलिए भी तुम्हारा इंतखाब किया कि तुम बड़े शाहज़ोर हो। कोई तुम्हारे मुकाबिल आ जाए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। जब इतना जानते हो तो फिर दोस्त बनकर बातें करो। हो सकता है मैं तुम्हें अपने काम का आदमी बनाकर जिंदा छोड़ दूं। मेरी समझ में ये नहीं आया कि मुझे मार डालने के बाद तुम जिंदा कैसे रहोगे, क्योंकि मैं वजीर अली हूँ। मैं मरूंगा तो गोया तुम मरोगे, गोया तुम भी वजीर अली हो। हम शक्ल हो, हमजाद हो, एक साथ पैदा हुए, एक साथ मरेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसने हमला किया लेकिन खुद एक उल्टा हाथ खाकर पीछे चला गया। उसे यूं लगा जैसे अली का हाथ नहीं, लोहे की सलाख मुंह पर पड़ी हो। बंद होंठों के अंदर गरम गरम लहू भर गया। उसे लहू थूकना पड़ा। एक तरफ का जबड़ा हिलकर रह गया। अली ने कहा, नेकी और बदी में से नेकी को कायम रहना चाहिए। मैं वजीर अली नेकी हूँ, तुम वजीर अली बदी हो, लिहाजा मुझे कायम रहने के लिए बदी को मिटना चाहिए। वह अपने मुंह से लहू पहुँचते हुए बोला, मर्द हो तो जिस्मानी कुव्वत से मुकाबला करो। तुम मुझे टेलीपैथी के जरिए कमज़ोर कर रहे हो। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ कि टेलीपैथी नहीं जानता हूँ, और जो जानता है वो गैर जानिबदार है, तुम्हें कमज़ोर नहीं बना रहा है। हमारे दरमियान सिर्फ इसलिए मौजूद है कि तुम शोर मचाकर होटल वालों को मुतवज्जा न कर सको। वजीर अली ने समझा कि उसका मुकाबिल बातों में उलझकर जरा गाफिल हो गया है। उसने अचानक फुर्ती से हमला किया। इस बार नाक पर घुंसा पड़ा। यूं लगा जैसे सांसें रुकने लगी हूं। वह जल्दी जल्दी मुंह खोलकर सांसें लेने लगा। अली ने कहा, दुश्मन हमेशा ये समझकर धोखा खा जाते हैं कि हम उनसे हाथ पांव से लड़ रहे हैं, जबकि हम दिमाग से मुकाबला करते हैं। इसलिए बातें करते वक्त भी दिमाग हाजिर रहता है, गाफिल नहीं रहता। ये कहने के बाद उसने वजीर अली की बाकायदा पिटाई शुरू कर दी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर वह नीम मुर्दा सोकर फर्श पर चारों शाने चित हो गया। उसने उसके हलक पर एक पैर का दबाव डालते हुए कहा, तुम एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान की शारक काटना चाहते थे।
मैंने तुम्हारी शारक पर पांव रख दिया है ताकि तुम्हारे जैसे मुसलमान नुमा काफिर को कलमा पढ़ना भी नसीब ना हो। उसके एक पांव का दबाव उसके हलक पर बढ़ता गया। वह थोड़ी देर तक फड़फड़ाता रहा, फिर उसका जिस्म साकित हो गया। इस वजीर अली की लाश पर दूसरा वजीर अली खड़ा हुआ था। जे मॉर्गन ने आकर कोडवर्ज अदा करते हुए कहा, अली भाई, मैं इसको मुर्दा दिमाग से निकल आया हूँ, मेरे लायक कोई और खिदमत? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मॉर्गन, तुम जा सकते हो, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा। जे मॉर्गन चला गया। लाश को कहीं ले जाकर ठिकाने नहीं लगाना था। अली ने पहले ही इंतजामात कर रखे थे। एक परफ्यूम की शीशी में तेजाब ले आया था। उसने वजीर अली के तमाम कपड़े उतार दिए। उसके चेहरे और जिस्म के मखसूस निशानात को तेजाब के जरिए बिगाड़ दिया। एक थैले में अपना और उसका लिबास रख लिया। अपनी अटैची होटल के उस कमरे में छोड़ दी। इस अटैची में उसका वो पासपोर्ट और कागजात वगैरह थे जिनमें उसका जाली नाम और जाली तस्वीरें थी। पुलिस तफ्तीश करती तो यही जाहिर होता कि इस पासपोर्ट वाला जो शख्स होटल में आया था उसे किसी ने कत्ल करके उसका चेहरा बिगाड़ दिया है। वो बैग लेकर होटल से बाहर आ गया। वजीर अली अपनी बीवी शिल्पा उर्फ सलमा के साथ एक कॉटेज में मुकीम था। वो कॉटेज में पहुंचा तो शिल्पा नहीं थी। दीना दानियाल बाहर जाने की तैयारियां कर रही थी। अली ने पूछा, क्या एजेंट के पास नई पासपोर्ट और टिकट लेने जा रही हो? हाँ, मुझे वापसी में देर होगी। शिल्पा कहाँ है? यही मैं तुमसे पूछने वाला था। दरवाजे से आवाज़ आई, मैं हाजिर हूँ, मेरी इतनी फिक्र ना करो। अली ने कहा, फिक्र क्यों ना करें, तुम पहली बार अमेरिका आई हो, रास्ता भटक सकती हो, गलत लोगों के हाथों में पड़ सकती हो। शिल्पा ने हंसते हुए कहा, तुम तो ऐसे फिक्र कर रहे हो जैसे सचमुच मेरे शौहर हो। दीना दानियाल ने कहा, शिल्पा, ऐसी फिक्र और ऐसी एक्टिंग तन्हाई में भी करना चाहिए। हो सकता है कोई दुश्मन हमें छुप कर देखे। लोग कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, मैं कहती हूँ दीवारों की आंखें भी होती हैं। इसलिए तुम्हें वजीर भाई जान की सचमुच की बीवी और मुझे सचमुच की बहन बनकर रहना चाहिए। शिल्पा ने आगे बढ़कर अली की गर्दन में बाहें डालकर कहा, ताहिराबा जी दुरुस्त कहती हैं, हमें अदाकारी में हकीकत का रंग भरना चाहिए। अली बौखला सा गया। वो कभी किसी लड़की के करीब जाना भी गवारा नहीं करता था। उसे इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ सानी से लगाव था। वो जल्दी से शिल्पा की बाहों को गर्दन से हटाकर बोला, ये क्या कर रही हो? हकीकत का रंग भर रही हूँ। अजीब बात है, पहले मैं तुमसे कतराती थी और समझाती थी कि सिर्फ नुमाइशी मियाँ बीवी बनकर हो, अब तुम मुझसे कतरा रहे हो। हाँ, वो इसलिए कि तुम और दीना मुसलमान बनी हुई हो। मुसलमानों में एक बहन के सामने उसकी भाभी उसके भाई के गले लगे तो इसे बेहयाई कहती हैं। शिल्पा ने कायल होकर कहा, कहते तो तुम भी दुरुस्त हो, कोई बात नहीं, हम तन्हाई में सच्ची अदाकारी करेंगे। अली का खून खुश्क होने लगा। उसे सानी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अभी तक शिल्पा पर दोबारा अमल करके उसे दूर दूर रहने वाली बात उसके दिमाग में नक्श नहीं की है। पता नहीं वो किस मामले में मसरूफ हो गई थी और कब वापस आकर शिल्पा पर अमल करती। वो तीनों कॉटेज से बाहर आ गए। दीना अपनी किराए की कार में बैठकर चली गई। शिल्पा ने कहा, अभी तो शाम होने वाली है, हम डिनर 9 बजे करेंगे, जब तक हमें कॉटेज में वक्त गुजारना चाहिए। वो कॉटेज में तन्हा शिल्पा के साथ नहीं रहना चाहता था। जल्दी से बोला, तुमने न्यूयॉर्क के मशहूर मुकामात नहीं देखे हैं? उन्हें ज़रूर देखना और याद रखना चाहिए। हो सकता है कभी तुम्हें यहाँ ना पड़े, तुम्हारे लिए मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। ये कॉटेज सिर्फ रात गुजारने के लिए है। वो उसे बहला फुसलाकर दूसरी रेंटेड कार में कॉटेज से दूर ले गया। इस अली ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, मगर वो किसी भी औरत की कुर्बत से घबराता था। बाज़ औक़ात आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। उसने ये नहीं सोचा था कि अगर सानिया अचानक ही किसी दूसरे मामले में मसरूफ़ हो जाएगी और शिल्पा पर अमल नहीं कर सकेगी तो वह शिल्पा उसके गले पड़ जाएगी। वो कार ड्राइव कर रहा था। शिल्पा उसके पास बैठी हुई थी। अगर शराफत से बैठी रहती तो कोई बात नहीं थी, मगर कभी कभी वो अपना सर उसके शाने पर रख देती थी। वह परेशान हो जाता था। अपने शाने झटक कर कहता था, सीधी तरह बैठो वरना स्टीयरिंग बहक जाएगा। वस्कर कहती थी, साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मेरी कुर्बत से बहक रहे हो? तुम कुछ भी समझ लो, मैं बहकने वालों में से नहीं हूँ। अगर इतने ही पारसा हो तो कल रात शराब पीने के बाद मुझे अपने बेडरूम में क्यों बुला रहे थे? अली ने कहा, कल मैंने आखिरी बार शराब पी थी। आज डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की है कि आइंदा शराब को हाथ भी लगाऊंगा तो मेरे फेफड़े पूरी तरह मुतासिर होंगे। डॉक्टर तो यूं ही बकवास करते हैं, तुम्हारे ख्याल में बकवास करते होंगे, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए आइंदा कभी एक घूंट भी नहीं पीऊँगा। वो रात के 9 बजे एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए आए और एक मेज़ के अतराफ आमने सामने बैठ गए। शिल्पा ने कहा, यहाँ आने से पहले सोचती थी कि पता नहीं तुम कैसे मोटे भद्दे से आदमी होगे। मैं तुम्हें अपने करीब आने नहीं दूंगी। फिर तुम्हें देखने के बाद कश्मकश में रही। पिछली 2 रातों से सोचती रही कि तुम इतने अच्छे क्यों लगते हो। वो चुप हो गई। वेटर मेन्यू ले आया था। अली शाम से रात 9 बजे तक सानी का इंतजार करते करते परेशान हो गया। पता नहीं वो किस मामले में उलझ कर रह गई थी। शिल्पा ने पूछा, क्या खाना पसंद करोगे? जहर खाने को जी चाह रहा है। शिल्पा ने चौंक कर पूछा, क्या कह रहे हो? क्या यहाँ बोर हो रहे हो? किसी दूसरे होटल में चलोगे? नहीं, यही कुछ खा लूँगा, तुम अपनी पसंद से खाना मंगवा लो।
उसने अपनी पसंद से खाने का ऑर्डर दिया, फिर कहा, तुम कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? कोई खास बात नहीं है, इंसान का मूड बदलता रहता है। मेरा ख्याल है आज तुम नहीं पी रहे हो, इसलिए मूड ऑफ हो रहा है। मेरा मशवरा, एक पैग पी ही लो। हरगिज नहीं, मैंने आइंदा ना पीने की कसम खाई है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कॉटेज में जाकर मैं तुम्हारा मूड ठीक कर दूंगी। वो इसी बात से घबरा रहा था। ऐसे ही वक्त सानी ने उसके अंदर आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो गुस्से से बोला, तुम कहाँ मर गई थी? वो हैरानी से बोली, तुम कैसे लहजे में बोल रहे हो? क्या मैं प्यार से बोलूं? ये शिल्पा मेरे गले पड़ रही है, तुमने इस पर अमल क्यों नहीं किया? मैं क्या करूं, मजबूर हो गई हूं। पारस एक नई मुसीबत में फंस गया है। अभी जरा सी देर के लिए आई हूं, तुम सिर्फ 2 घंटे शिल्पा को टालते रहो। मैं न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक ठीक 11 बजे पहुंचकर शिल्पा को इसके बेडरूम में सुलाऊंगी, फिर इस पर अमल करूंगी। क्या पारस की मुसीबत को टालने के लिए बारबरा या जे मॉर्गन वगैरह नहीं जा सकते हैं? हमारे यहाँ टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं है, कोई भी पारस के पास जा सकता है। लेकिन पापा ने मुझे पारस के पास रहने को कहा है। क्या हम में से कोई पापा का हुक्म टाल सकता है? अच्छा ठीक है, मगर देखो ठीक 11 बजे चली आना, वरना मैं। तुम भी क्या अजीब मर्द हो, इतनी हसीन औरत तुम्हारे साथ है और तुम घबरा रहे हो। जरा इसका हाथ पकड़ो, तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तुम मेरे सामने होती तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता। खुदा ने मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हें सिर्फ मेरे लिए पैदा किया है। अगर तुम वादे के मुताबिक नहीं आओगी और ये शिल्पा हद से आगे बढ़ेगी तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। आऊंगी मेरे दीवाने, आऊंगी। खुदा हाफिज। वो चली गई। अली चुपचाप सर झुकाकर खाने लगा। खाने का मरहला जल्द ही तय हो गया। वो होटल से बाहर आ गए। शिल्पा ने कहा, अब हम कॉटेज में चलेंगे। अली ने घड़ी देखी, 10:30 बज चुके थे। कॉटेज पहुंचने तक सानी भी पहुंच जाती। उसने कार ड्राइव की, फिर वक्त गुजारता हुआ कॉटेज में आ गया। दीना दानियाल वहां मौजूद थी। उसने कहा, काम जल्दी हो गया इसलिए जल्दी चली आई। ये अपने अपने पासपोर्ट और टिकट वगैरह रखो, हम कल दोपहर की फ्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं। शिल्पा और अली ने अपने अपने पासपोर्ट और टिकट वगैरह ले लिए। अली चाहता था कि सानी के आने तक दीना दानियाल से बातें करे, मगर वो थकन जाहिर करके अपने बेडरूम में चली गई। उसे मजबूरन अपने बेडरूम में आना पड़ा। शिल्पा भी उसके साथ चली आई। वो बोला, तुम अपने बेडरूम में जाओ। अजीब आदमी हो, मैं तुम्हारा मूड ठीक करना चाहती हूँ और तुम मुझे जाने को कह रहे हो। प्लीज़, मैं तन्हाई चाहता हूँ। तन्हाई इसी को कहते हैं कि मियाँ बीवी के सिवा कोई तीसरा कमरे में ना हो। क्या भूल गए हो कि ताहिरा बाजी ने कहा था कि हम तीनों को अपनी अदाकारी में हकीकत का रंग भरना है? ये कहकर वो बिस्तर पर गिर पड़ी और अंगड़ाई लेने लगी। वो करीब आकर बोला, मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ, वरना उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा। मुझे उठाकर फेंकने के लिए हाथ लगाना होगा और मैं शाम से देख रही हूँ कि तुमने एक बार भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा। इसलिए नहीं पकड़ा कि जिसका हाथ पकड़ता हूँ फिर उसका हाथ अपने बदन से अलग हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। आओ और मेरे बदन का जोड़ जोड़ अलग कर दो। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा। उसी वक्त सानी ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। उसे एकदम से इत्मीनान हुआ। उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुमने 11 बजे आने को कहा था। बिस्तर पर लेटी हुई शिल्पा ने कहा, 11 बजने की क्या बात कर रहे हो, मैं तो शाम से तुम्हारे साथ हूँ। अली ने कहा, यू शट अप, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। फिर उसने सोच के जरिए कहा, अब तुम आ गई हो, इसे काबू में कर लोगी, मगर पहले मेरे भाई की खैरियत बताओ। क्या पारस मुसीबत से निकल गया है? शिल्पा ने कहा, पारस जैसे शैतान की बात ना करो, वैसे मैं उसे प्यार से शैतान कहती हूँ। अली ने एकदम से चौंक कर शिल्पा को देखा, फिर हैरानी से पूछा, तुम सोच के जरिए होने वाली बातें कैसे सुन लेती हो? वो बोली, हर शख्स बातें करते वक्त खुद अपनी बातें सुनता भी है। सानी ने सोच के जरिए कहा, मैं तुम्हारे अंदर बोल रही हूँ और तुम्हारे सामने बिस्तर पर लेटी सुन रही हूँ। अली ने शदीद हैरानी से शिल्पा को देखा। वह मुस्कुराकर सानी की आवाज़ और लहजे में बोली, आओ, हिम्मत है तो मुझे उठाकर कमरे से बाहर फेंक दो। वो उछलकर बिस्तर पर आ गया, फिर बोला, तुम मेरी सानी हो? जब तक तुम वजीर अली को ट्रैप करके उसके हमशक्ल बनते रहे, तब तक मैं शिल्पा को ट्रैप करके उसकी हमशक्ल बनती रही। वजीर अली की तरह वो भी जहन्नुम में पहुंच गए। अली ने उसकी गर्दन दबोचकर कहा, सानी की बच्ची, तुम शाम से मुझे परेशान कर रही थी। नहीं, अपने महबूब को आजमा रही थी। मैं तुम पर जितना भी नाज करूँ कम है। गर्दन आहिस्तगी से क्यों दबोच रहे हो? जोर से गला दबाओ, मैं तुम्हारे हाथों से मरकर अमर हो जाना चाहती हूँ। अली ने गले से हाथ हटा लिया, मगर गले से लगा लिया। दाऊद मंडोला फिर गीदड़ से शेर बन गया था। शेर बनते ही सबसे पहले उसने अपने बूढ़े मोहसिनों को कत्ल किया। उनके घर को आग लगाई ताकि पुलिस और उनके कुत्ते उसकी बू को न पा सकें। इस घर में टोनी नाम का एक कुत्ता था। वो उसे भी गोली मारकर हलाक करना चाहता था, मगर कुत्ता वहां से भागकर झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसकी दिमागी और जिस्मानी तवानाई बहाल हो गई थी। वो पहले की तरह पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक सकता था। अब वो कहीं आराम से रहकर आइंदा के लिए लाहे अमल तैयार करना चाहता था। इसलिए जिस घर में पनाह ली थी उसे आग लगाने के बाद वहां से भागता हुआ छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ता हुआ
पहाड़ी के दूसरी तरफ चला गया। वह सोच रहा था कि कुत्ता बचकर निकल गया है और ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे तलाश करने के लिए वो उस जलते हुए घर के आसपास नहीं रह सकता था। आग के शोलों को भड़कते देखकर लोगों के अलावा पुलिस वाले भी आ सकते थे। वो मजबूरन वहां से भागता रहा। पहाड़ी के दूसरी तरफ तकरीबन 2 मील के फासले पर एक पुख्ता सड़क नजर आ रही थी। इस सड़क पर से कई गाड़ियां गुजर रही थी। वो किसी गाड़ी वाले को रोककर उसे टेलीपैथी के जेर असर लाकर किसी महफूज मुकाम तक पहुंच सकता था। इसी वक्त उसने चौंक कर पीछे देखा। वो पहाड़ी की बहुत ऊंचाई पर खड़ा कुर्रा रहा था। वो कुत्ता मंडोला की गन की जद में था। मंडोला की गन से निकली हुई गोली उसे भी मुर्दा बना सकती थी। वो कुत्ता टोनी उसका आखिरी दुश्मन था। मंडोला ये नहीं जानता था कि इस कुत्ते ने रोशनदान से झांककर अपनी बूढ़ी मालका और बूढ़े मालिक को इस कातिल की गन से मरते देखा है। उसने सोचा कि कुत्ता इस पूरे घर की तबाही का सबब नहीं जानता और ना ही उसने इसे वारदात करते देखा है, लिहाजा कुत्ता दोस्त बन सकता है। ये सोचकर वह दूर ही से उसे पुचकारने लगा, आओ आओ टोनी, तुम अकेले रह गए हो। तुम्हारी मालका और मालिक का प्यार मैं तुम्हें दे दूंगा। कम ऑन, मेरे पास आ जाओ। टोनी ने हरकत की, एक सिमत जाने लगा, लेकिन सिमत बदलने के बावजूद मंडोला से उतने ही फासले पर था और फासला बता रहा था कि वो किसी भी सिमत जाकर अचानक ही दौड़ता हुआ उस पर छलांग लगा सकता है। उसकी गुराहट समझा रही थी कि उसका दोस्त नहीं बनेगा। खैरियत इसी में थी कि वो खुद जरा करीब होकर सही निशाना लेकर एक ही गोली में इसका काम तमाम कर दे। वो अपनी गन संभालकर कुत्ते की तरफ दौड़ने लगा। कुत्ते ने खतरा महसूस करते ही दूर भागना शुरू कर दिया। दोनों ही तेज रफ्तारी से दौड़ रहे थे, इसलिए एक दूसरे से दूरी बदस्तूर कायम थी। वह कुत्ते के पीछे दौड़ता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरकर सड़क पर आ गया। कुत्ता सड़क पार करके दूसरी तरफ एक फार्म की सिमत भागता जा रहा था। दाऊद मंडोला ने सड़क पर पहुंचते ही गुजरने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने का इशारा किया। कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी। उसने जल्दी से बैग खोलकर उसमें गन को छुपा लिया। कुत्ता टोनी दूर खड़ा उसे देख रहा था। मंडोला ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। वो रुक गई। उसमें 3 हट्टे कट्टे जवान बैठे हुए थे। उनके सर के बालों की तराश ऐसी थी कि खोपड़ी के दरमियान ऊपरी सतह पर बाल उगे हुए थे। बाकी चारों तरफ से उन्होंने सर मुंडवाया हुआ था। उनमें से 2 जवान पिछली सीट पर थे, तीसरा आगे ड्राइविंग सीट पर था। उसने मंडोला के लिए दरवाज़ा खोल दिया। वह शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी में बैठा। जब वो आगे बढ़ी तो टोनी भी उसे सिमत दौड़ने लगा। मंडोला ने अपनी सीट पर से उठकर पीछे वाली विंड स्क्रीन के शीशे के पार देखा। टोनी पूरी रफ्तार से दौड़ता आ रहा था। पीछे बैठे हुए जवान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या पीछे तुम्हारी कोई डार्लिंग रह गई है? वो परेशान होकर बोला, नहीं, वो देखो, वो कुत्ता ना जाने क्यों मेरे पीछे पड़ गया है। वो पागल कुत्ता है, मुझे काटने आ रहा है। प्लीज़ गाड़ी तेज़ चलाओ। ड्राइव करने वाले ने कहा, जितनी तेज़ चाहोगे उतनी ही रफ्तार से हम चलाएंगे, मगर इस बैग में जितना माल है उसे बाहर करो। पीछे बैठे हुए दूसरे जवान ने रिवॉल्वर निकालकर मंडोला का निशाना लेते हुए कहा, यह अच्छा है कि मुझे गोली नहीं चलानी पड़ेगी। अगर मेरे हाथों मरना नहीं चाहते तो दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दो। हम तुम्हारा बैग पालेंगे और कुत्ता तुम्हें पालेगा। मंडोला ये नहीं चाहता था कि धोखे से गोली चल जाए और फिर जख्मी होकर दिमागी तवानाई से महरूम हो जाए। उसने फौरन ही रिवॉल्वर वाले के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो अपनी तरफ का दरवाज़ा अचानक ही खोलकर अपने रिवॉल्वर समेत बाहर कूद गया। उसके पीछे बैठे हुए साथी ने चीखकर ड्राइव करने वाले से कहा, शेडी गाड़ी रोको, हमारा साथी बाहर गिर पड़ा है, प्लीज़ जल्दी रोको। मंडोला ने ड्राइव करने वाले शेडी की जुबान से पूछा, वो कैसे गिर पड़ा, ज़रा तुम गिर कर बताओ। ये कहते ही मंडोला ने पीछे बैठे हुए दूसरे साथी के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। मंडोला दोनों दरवाजे दोबारा बंद करके शेडी के अंदर आ गया ताकि वह अपने साथियों के लिए गाड़ी न रोके। गाड़ी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही थी, इसलिए कुत्ता और वह दोनों गिरने वाले बहुत पीछे रह गए। फिर रास्ते के एक मोड़ पर नज़रों से ओझल हो गए। शेडी के चोर ख्यालात ने बताया कि उनका एक गिरोह है जिसमें छटी हुई बदमाश औरतें भी हैं। ये लोग राहगीरों को लूटते हैं और तरह तरह की वारदातें करते हैं। मंडोला ऐसी सोसाइटी में रहना चाहता था जहां पुलिस वाले या ख्याल ख्वानी करने वाले उस पर शुबा न करें। फिर यह कि अभी टोनी से मुकम्मल तौर पर पीछा नहीं छूटा था। उसने कार से गिरने वाले एक जवान के ख्यालात पड़े। वो अपने करीब पहुंचने वाले टोनी को प्यार से पुचकार रहा था और कह रहा था, मेरे बेजुबान दोस्त, तुम पागल नहीं लगते, जबकि वो हमसे लिफ्ट लेने वाला तुम्हें पागल कुत्ता कह रहा था। आखिर बात क्या है? टोनी मुंह उठाकर उसी सिमत भौंक रहा था जिधर मंडोला कार में फरार हुआ। दूसरे गिरने वाले जवान ने करीब आकर अपने साथी से कहा, वो लिफ्ट लेने वाला कोई जादूगर है। हम दोनों जैसे जादू से आप ही आप कार से कूद पड़े थे। वो कमबख्त कौन है? कोई बड़ा हाथ मार कर जा रहा है। उसका बैग फूला हुआ था, उसमें चोरी का माल होगा। हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, मगर पता नहीं वो हमारे साथी शेडी को कहाँ ले गया है। हम उसका सुराग कैसे लगाएंगे? एक ने कुत्ते के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, यह बेजुबान हमें उसकी पनाहगाह तक पहुंचाएगा। मंडोला दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। कार रुक गई थी। उसने शेडी से पूछा, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? वो परेशान होकर बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे दोनों साथी कहाँ गुम हो गए हैं और मैं तुम्हें कहाँ लिए जा रहा हूँ। ये तुम्हारे सोचने की नहीं, मेरे सोचने की बात है कि मुझे कहाँ जाना है। गाड़ी चलाओ। उसने दिमाग पर कब्जा किया।
शेडी फिर कार चलाने लगा। वो चाहता तो शेडी और उसके दोनों साथियों को टेलीपैथी के हथियार से मार सकता था, मगर बात और बिगड़ जाती। बूढ़े और बूढ़ी को कत्ल करने और घर को आग लगाने के बाद वो मजीद कोई वारदात करता तो कहीं ना कहीं कानून के मुहाफिजों की नज़रों में आ जाता या सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वाले उसका सुराग लगा लेते। अक्ल समझा रही थी कि गुमनाम रहकर कोई वारदात किए बगैर इस मुल्क से चला जाए। एक चौराहे पर एरो के जरिए निशानदेही की गई थी। वहां से एक रास्ता बर्लिंगटन की तरफ जाता था। शेडी टाउन अलबानी की तरफ गाड़ी मोड़ रहा था। मंडोला की मर्जी के मुताबिक उसने गाड़ी रोक दी। वो अपना बैग लेकर गाड़ी से उतर गया और शेडी को उसके रास्ते पर जाने दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सड़क के किनारे खड़ा शेडी के दिमाग पर हावी रहा। जब वो काफ़ी दूर निकल गया तो उसने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा। फिर चौराहे पर आकर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगा। एक शख्स ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर ड्राइव करते हुए पूछा, कहाँ जाना चाहते हो? मंडोला ने कहा, बर्लिंगटन जाने का इरादा है, फिर वहां के हेलीपोर्ट से वाशिंगटन जाऊंगा। इत्तफाक से मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। मंडोला ने उसके ख्यालात पढ़े। वो एक बेजरर सा शख्स था। उसने बर्लिंगटन पहुंचने के बाद एक हेलीकॉप्टर चार्टर्ड किया, फिर वहां से परवाज करता हुआ वाशिंगटन पहुंच गया। वहां एक होटल में क्याम करने के बाद अपने हालात पर संजीदगी से गौर किया तो यही बात समझ में आई कि जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क से चले जाना चाहिए। एक ख्याल आया कि अपने मुल्क इसराइल से बेहतर कोई जगह नहीं। अपने मुल्क और अपनी कौम का एक गुमनाम बादशाह एक मामूली दौलतमंद की हैसियत से वहां रह सकता है। फिर उसने सोचा, जिन MIM के मुजाहिदीन ने त्यार अगवा किया था वो इसराइल के दुश्मन थे। वो उनके जरिए मालूम कर सकता है कि वाइंदा इसराइल के खिलाफ क्या करने वाले हैं। वो त्यारे में रहने के दौरान कई मुजाहिदीन के दिमागों में जा चुका था। उनमें से एक आद की आवाज़ और लहजा याद था। उसने ऐसी एक आवाज़ और लहजे को याद किया, फिर एक मुजाहिद के अंदर पहुंच गया। उसके ख्यालात पढ़कर पता चला कि वो ईरान में है और अपने दूसरे साथियों के बारे में नहीं जानता कि वो कहाँ है। मंडोला ने त्यारे में ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया था कि उनमें से कोई मुजाहिद अपने सरबरा के बारे में कुछ नहीं जानता। मंडोला ने नए मेकअप में तस्वीरें उतरवाईं, पासपोर्ट और वीज़ा के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान में जगह बनाई, फिर उनके जरिए नया कानूनी पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया और फ्लाइट से दमिश्क की तरफ रवाना हो गया। ये इंसान है जो सोचता है कि ऐसा करेगा तो ऐसा ही होगा, मगर वैसा हो जाता है। तदबीर कुछ होती है, तकदीर कुछ और तमाशा दिखा देती है। दाऊद मंडोला अपने पिछले बदतरीन हालात से सबक हासिल करके अपने मुल्क इसराइल में जाकर आराम करना चाहता था, मगर मुकद्दर कह रहा था, जाओ बेटे दमिश्क जाओ। वहाँ शीतारा और पारस पहले ही पहुंचे हुए हैं। वो रात के 9 बजे दमिश्क पहुंची। मैंने उसे एक कार का नंबर बताकर कहा था कि जो भी अजनबी इस कार में उसे ले जाए वो उसके साथ चली जाए। वो कार उसे उसके पारस तक पहुंचा देगी। वो अपना मुख्तसर सा सामान लेकर बैगेज हॉल से बाहर आई। एक सेहतमंद बूढ़े ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे रुकने के लिए कहा और जेब से एक तस्वीर निकालकर कभी उसे और कभी तस्वीर को देखने लगा। फिर उसने अरबी जुबान में कुछ कहा। शीतारा ने कहा, मैं किसी हद तक अरबी जानती हूँ, मगर यह अरबी समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ मेरी तरह अंग्रेज़ी बोलो। वो तस्वीर दिखाते हुए बोला, दिस इज़ यू। वो तस्वीर को देखकर बोली, ये तस्वीर इतनी बड़ी है, इतनी साफ नजर आ रही है कि ये मैं ही हूँ, फिर भी तुम पूछ रहे हो। अजीब बुड्ढा है, तस्वीर देखकर भी मुझे नहीं पहचान रहा। वो अंग्रेज़ी जुबान ज़्यादा नहीं समझता था, फिर शामी अरबी बोलने लगा। शीतारा का सामान उठाकर चलने लगा। इमारत के बाहर एक कार खड़ी हुई थी। शीतारा ने इसकी नंबर प्लेट पढ़ी, फिर मुतमईन हो गई। वो कार उसे उसके पारस तक पहुंचाने वाली थी। वो पिछली सीट पर बैठ गई। बूढ़ा ड्राइव करने लगा। उसने रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर कार रोकी, फिर टैंकी फुल कराने लगा। शीतारा के अंदर बेचैनी सी थी। वह जल्द से जल्द अपने पारस तक पहुंचना चाहती थी। वह बूढ़ा अपनी अरबी में कुछ बोल रहा था। वो बेजारी से बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या इंग्लिश नहीं जानते हो? वो उल्टी सीधी इंग्लिश में बोला, आई नो नॉट इंग्लिश मच, मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं जानता। तो फिर अपना मुंह बंद रखो और गाड़ी चलाओ। गाड़ी चल पड़ी। 20 मिनट के बाद वो एक खूबसूरत से बंगले में दाखिल होकर रुक गई। वहाँ 4 गनमैन खड़े हुए थे। एक ने उसके लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। एक ने बाहर आकर देखा तो एकदम से चौंक गई। एक गनमैन कार की नंबर प्लेट निकालकर उसे उल्टा करके लगा रहा था। शीतारा ने आगे बढ़कर पढ़ा तो अब उस कार का नंबर वो नहीं था जो मैंने बताया था। वो धोखा खा गई थी। दूसरे लफ्ज़ों में उसे धोखा दिया जा रहा था। वो गुस्सा से बोली, ये क्या हरकत है? मुझे बताओ इस कार का असल नंबर क्या है? नंबर तब्दील करने वाला भी वही अरबी बोलने लगा। शीतारा ने गुस्से से पलटकर बूढ़े ड्राइवर को देखा। वो दरवाज़ा खोलकर बंगले के अंदर जा रहा था। वो चीख कर बोली, ए रुक जाओ, मुझे बताओ तुम कौन लोग हो? मगर वो अंदर जा चुका था। 2 गनमैन शीतारा के अतराफ आ गए। उसे निशाने पर रखकर इशारे से बंगले के अंदर चलने को कहा। उसने फौरन ही मेरे पास आकर कोडवर्ड्स अदा किए, फिर कहा, पापा जल्दी आए, मैं ट्रैप की जा रही हूँ। मैंने उसके अंदर आकर उसके मुख्तसर से हालात मालूम किए, फिर कहा, मैं हैरान हूँ कि ये कौन है जिन्हें तुम्हारी आमद का सिर्फ इल्म नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारे मौजूदा बहरूप की तस्वीर भी इनके पास है, और इन्होंने कार के नंबर के जरिए भी धोखा दिया।
तुम इनमें से किसी को बोलने पर मजबूर करो, मैं इनकी असलियत मालूम करूंगा। वो एक गनमैन से बोली, मुझे इतना तो बता दो कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारा आका कौन है। एक गनमैन ने अरबी जुबान में कुछ कहा। मैं अरबी जानता हूँ, मगर इसकी अरबी जुबान में बड़ी तब्दीलियां थी। ना मैं समझ सका और ना ही उसके फरफर बोलने पर किसी लफ्ज को गिरफ्त में ले सका। मैंने कहा, बेटी, ये दमिश्क की कोई मुकामी जुबान है, हम इनके दिमागों में पहुंच नहीं पाएंगे। अब क्या होगा पापा, तुम इतनी सी बात पर घबरा रही हो। मेरे वहां बड़े जराए हैं, तुम दलेरी से बंगले के अंदर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मैं था तो फिर वो क्या डरती। दोनों मुसल्लह अफराद के दरमियान तनकर चलती हुई बंगले के अंदर आई, फिर कॉरिडोर और कमरों से गुजरती हुई एक कमरे के खुले हुए दरवाजे पर पहुंची। एक गनमैन ने उसे धक्का दिया, वो कमरे के अंदर गई। बाहर से फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया गया। वह पलट कर दरवाजा पीट कर बोली, खोलो दरवाजा, खोलो। बंद कमरे में शराब की बू फैली हुई थी। वह बूढ़ा ड्राइवर अपनी नकली दाढ़ी मूंछे और सर से विग उतारने के बाद बोतल उठाकर एक गिलास में शराब डाल रहा था। अब वह बूढ़ा नहीं, कोई सेहतमंद जवान था। शीतारा ने पूछा, तुम मुझे धोखे से यहाँ लाए हो, आखिर तुम कौन हो, किस मुल्क या किस तंजीम से ताल्लुक रखते हो। उसने घटाघट कई घूंट पिए, फिर वही गड़बड़ अरबी बोलने लगा। शीतारा ने कहा, तुम जो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हो वही बोलो। वह फिर घटाघट पीने लगा, एक ही सांस में गिलास खाली करके बोला, जो अरबी मैं बोल रहा हूँ उसे मैं तो क्या, मेरे वालिद बुजुर्गवार भी नहीं समझ रहे हैं। तुम्हें किसने कहा था कि मेरे अब्बा हजूर को यहाँ लेकर आओ। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए शैतान से भी ज्यादा कोई बदतर नाम होना चाहिए, गधे कहीं के। ख्वामखा तुमने मेरा इतना वक्त ज़ाया किया और आप बहू और बेटे के कमरे का कीमती सामान ज़ाया कर रहे हैं। मैं झीम कर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। पता नहीं ये शैतान किस घड़ी में पैदा हुआ था। मुझे पूरा यकीन था कि पारस ने जो तमाशा किया उसके पीछे कोई गहरी चाल है। मैंने शीतारा के मौजूदा बहरूप की तस्वीर पारस को नहीं दी थी। फिर वो तस्वीर उसके पास कैसे पहुंच गई? उसे कैसे मालूम हुआ कि वो इसी तस्वीर वाले रूप में आएगी? मैं उससे ऐसे कई सवालात कर सकता था, लेकिन बहू और बेटे के कमरे में रहकर गुफ्तगू नहीं कर सकता था। खुद उस कमबख्त ने यह बात कहकर मुझे वहां से रुखसत होने पर मजबूर कर दिया। बाद में उसने बताया कि उस रात दमिश्क बहुत अहम हो गया था। MIM का पुरस्कार सरबराह खुद को जाहिर करना चाहता था, लिहाजा जितने ममालिक से मुसाफिर दमिश्क जा रहे थे उनकी तस्वीरें, पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह की कई कॉपियां रखी जा रही थी। दमिश्क के एयरपोर्ट पर अमरीकी CIA मोसाद के सुरागरसा मुसलमान बनकर मौजूद थे और ये मालूम करना चाहते थे कि उस रात दमिश्क में आने वालों में से कितनों का ताल्लुक MIM की तंजीम से है। बाबा साहब के इदारे के जो जासूस न्यूयॉर्क में थे उनमें से एक ने शीतारा के मौजूदा बहरूप में तस्वीर हासिल करके पारस के पास पहुंचा दी थी और उसे बता दिया था कि CIA वाले शीतारा पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। पारस ने यह जो तमाशा किया था इसका मकसद ये था कि जब CIA और मोसाद के यहूदी सुरागरसा शीतारा की असलियत मालूम करने के लिए उसका ताक़ुब करेंगे और पारस के बंगले तक पहुंचेंगे तो दूर से ये देखकर चौंक जाएंगे कि कार की नंबर प्लेट बदल दी गई है और शीतारा को गन पॉइंट पर रखकर जबरन बंगले के अंदर ले जाया जा रहा है। यानी ये समझ में आएगा कि किसी गिरोह ने उसे फरेब देकर अगवा किया है। ऐसे ड्रामाई मोड़ पर CIA और मोसाद वाले इस गिरोह का मुहासरा करके मालूम करना चाहेंगे कि शीतारा ऐसी क्या अहमियत रखती है कि उसे यूं अगवा किया गया है। मेरे इस कमरे से जाने के बाद शीतारा ने घूर कर पारस को देखा, फिर पूछा, इस नाटक की क्या जरूरत थी? किसी ने हमारा पीछा नहीं किया, मैं किसी सुरागरसा की नजरों में नहीं हूं, तो मुझे उल्लू बना रहे थे। उसकी बात खत्म होते ही बाहर फायरिंग की आवाज सुनाई दी। पारस ने कहा, लो सुनो, तुम्हारे रिश्तेदार बारात के पटाखे छोड़ते आ रहे हैं। वो परेशान होकर बोली, तुम्हारे पास सिर्फ 4 गनमैन हैं, क्या वो दुश्मनों को रोक सकेंगे? इन चारों ने बुलेट प्रूफ लिबास पहने, वो गोलियां खाते ही जमीन पर गिरकर मर जाएंगे, फिर जब जरूरत होगी तो जिंदा हो जाएंगे, लेकिन वो फिर यहाँ अंदर आ जाएंगे। तुम्हारी कशिश लाएगी, इसलिए कहते हैं इतना हुस्न अच्छा नहीं होता, जो भी डालता है बुरी नजर डालता है। तुम मेरी बातों को मजाक में उड़ा रहे हो। मैंने मजाक करने के लिए शराब की बोतल नहीं खोली है। याद रखो, आने वालों में से जो पीने से इनकार करेगा वो योगा का माहिर होगा। यूं तुम्हें मालूम होता रहेगा कि किन लोगों के दिमागों में जाकर उनके अंदर का भेद मालूम करना है। थोड़ी देर बाद कदमों की आवाज़ें सुनाई दी, साथ ही कोई ललकार कर कह रहा था, तुम्हारे बाहर के आदमी मारे जा चुके हैं, यहाँ जो भी छुपा है वो बाहर आ जाए। पारस ने शीतारा को इशारा किया। वो ऊंची आवाज़ में बोली, मैं यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई हूँ। यहाँ एक शख्स शराब पी रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये निहत्था है, इसके पास कोई हथियार नहीं है। पहले एक शख्स दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, फिर मुतमईन होकर अपने साथियों से बोला, आ जाओ, ये वाकई निहत्था है और ये वही एयरपोर्ट से आने वाली औरत है। वो सब अंदर आ गए। वो तादाद में 5 थे। उनके अंदर आते ही तड़ातड़ गोलियां चलीं। इसके नतीजे में 3 फर्श पर गिरे, फिर उठ ना सके। चौथे के हाथ में गोली लगी, उसके हाथ से गन गिर गई। 5वें से कहा गया, गोली चलाओगे तो मारे जाओगे, हथियार फेंक दो। उसने हथियार फेंक कर हैरानी से देखा, बाहर जो 4 गनमैन मारे गए थे वो फिर जिंदा होकर आ गए थे। पारस ने हथियार फेंकने वाले से कहा, आओ आराम से बैठो और मेरे साथ पियो। तुम दोनों जिंदों में से एक जख्मी है और तुम सही सलामत हो। वो कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम कौन हो और इस औरत को यहाँ क्यों लाए हो? पारस ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाकर कहा, पियो, मैं जवाब देता हूँ। वो पीने लगा।
पारस ने शीतारा से कहा, लाइन क्लियर है, ढोल बजा दो। मैं इस जख्मी के दिमाग का ढोल बजा चुकी हूँ। ये यहूदी और मोसाद तंजीम से इसका ताल्लुक है। शराब पीने वाले ने कहा, ओ गॉड, तुम टेलीपैथी जानती हो, प्लीज हमें बताओ तुम कौन हो। पारस ने कहा, मौत का कोई सा भी नाम हो सकता है, हम क्या बताएं कि हम कौन है। मौत से तारुफ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तारुफ होते ही जिंदगी रुखसत हो जाती है। शीतारा ने आराम से कुर्सी पर बैठकर कहा, यह जो तुम्हारे साथ बैठा पी रहा है, ये मोसाद का फील्ड लीडर है। यहाँ इसकी रहनुमाई में 6 मोसाद के सुरागरसा हैं, जिनमें से ये 3 मारे गए हैं। एक जख्मी और बाकी 2 यहूदी यहाँ के महल में मुसलमान बनकर मुंतजिम की हैसियत से काम कर रहे हैं। पारस ने अपना मोबाइल फोन फील्ड लीडर को देते हुए कहा, महल के किसी यहूदी से मालूम करो कि वहां वो बखैरो खूबी अपना काम अंजाम दे रहा है या नहीं। फील्ड लीडर ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम लोग हमारे इन 2 सुरागरसानों के अंदर भी पहुंच जाओगे। मैं बड़ी से बड़ी ऑफर देता हूँ, हमसे समझौता कर लो। अगर तुम भी यहाँ सुरागरसानी के लिए आए हो तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। पारस ने कहा, ठीक है, समझौता हो जाएगा। हम अभी अपने मकासद बयान करेंगे, लेकिन तुम पहले फ़ोन पर बातें करो। शीतारा ने पारस के अंदर आकर सोच के जरिए पूछा, क्या मैं इसके अंदर रहूं और इस जख्मी को ढील दे दूं? हाँ, ये जख्मी खिलाफ तवक्को कोई हरकत करेगा तो मैं संभालूंगा। तुम इसे फ़ोन पर ज़्यादा बातें करने या अपने आदमियों के इशारे में कुछ कहने का मौका ना देना। वो मोबाइल पर राब्ता कर रहा था। फिर उसने कहा, हेलो, मैं FL बोल रहा हूँ। शीतारा ने दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ सुनी, सॉरी, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। दूसरी तरफ से राब्ता नंबर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन शीतारा मोसाद के उस यहूदी जासूस के अंदर पहुंच गई थी। उसने रॉन्ग नंबर इसलिए कहा था कि इस वक्त महल में वहां के अकाबरीन उस गुमनाम सरबराह से होने वाली मुलाकात के इंतजामात देखने आए थे। वो इन अकाबरीन की मौजूदगी में अपने फील्ड लीडर से बातें नहीं कर सकता था। फील्ड लीडर पारस यही कह रहा था। मेरी मातियत ने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अभी उसके साथ कोई मजबूरी होगी, उससे बाद में राब्ता हो सकेगा। शीतारा ने पारस से कहा, अब उसे फ़ोन करना ज़रूरी नहीं है, मैं उसके पास जा रही हूँ, तुम उनसे निपटो। पारस ने अपने आदमियों से कहा, इन 3 लाशों के साथ इस जख्मी को भी गायब कर दो। ये फील्ड लीडर चूंकि मेरे साथ पी रहा है इसलिए जिंदा रहेगा, क्योंकि शराब पीने वाले आपस में दोस्त होते हैं और दोस्तों को जिंदा रहना चाहिए। पारस की हदायत सुनते ही एक गोली चली और वह जख्मी भी ठंडा पड़ गया। वो 4 गनमैन उन लाशों को उठाकर वहां से ले जाने लगे। यहूदी फील्ड लीडर खौफ से जर्द पड़ गया था। शराब का गिलास उसके हाथ में लरज रहा था। पारस ने पूछा, तुम क्यों लरज रहे हो? मैं कह चुका हूं कि तुम शराबी दोस्त हो, इसलिए जिंदा रहोगे। चलो, एक सांस में गिलास खाली करो। उसने फौरन ही गिलास को मुंह से लगाकर पीना शुरू किया। इससे शराब में साबी कमजोरी की दवा हल की गई थी। जहरीले पारस पर शराब और दवा का खाक असर नहीं होता, मगर फील्ड लीडर पर हुआ। उस पर बेहोशी तारी होने लगी। जब वो 4 गनमैन उन लाशों को ठिकाने लगा कर आ गए तो पारस ने कहा, इस फील्ड लीडर का खास ख्याल रखो, हम इसे ठीक आधी रात को होश में लाएंगे। पारस उस कमरे से शीतारा के साथ निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। वो बोली, इस महल में जो मोसाद का जासूस है, इसका वहाँ फर्जी नाम कासिम है। इसके साथ दूसरी एक हसीना मोसाद की जासूस है। MIM का जो सरबराह आएगा उसके लिए खाने पीने के पुरतकल्लुफ इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों और मेज़बानों को खाना खिलाने वाली 10 हसीन तरीन लड़कियां होंगी। हुस्न शबाब से भरपूर लड़कियों का इंतखाब इसलिए किया गया है कि शायद उस तन्हा आने वाले का दिल किसी हसीना पर आ जाए। इंतखाब करने वालों का ख्याल है कि उनमें सबसे ज़्यादा हसीन वही यहूदी तो शीज़ा है। उसका फर्जी नाम मशरूबा है। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए बाकी 9 हसीनाओं के दिमागों में भी झांक कर देखा है। उनमें से 2 हसीनाओं का ताल्लुक अमेरिका से है। उनका भी दावा है कि वह अपने हुस्न शबाब से अजनबी मेहमान को मुतासिर करने में कामयाब हो जाएंगी। पारस ने कहा, तुम किसी से कम नहीं हो, मुझे मुतासिर करो और दिल की धड़कनों से लगकर रिपोर्ट सुनाओ। वह मुस्कुराकर करीब आ गई, फिर बोली, 12 बजने में सवा घंटा बाकी रह गया है। इन मुसाद वालों का एक बंगला कूचा बशारत में है। वहां जाकर टीवी स्क्रीन पर महल के तमाम मनाजिर देखे जा सकते हैं। इन यहूदियों ने खुफिया वीडियो कैमरे को महल के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा रखा है। वहां जो कुछ होता रहेगा उसकी रिकॉर्डिंग कूचा बशारत वाले बंगले में खुद ब खुद होती रहेगी। दोनों इस्लामी ममालिक के काबरीन ने भी सैटेलाइट के जरिए ऐसे इंतजाम किए हैं कि हाकिम महल में होने वाले अजनबी मेहमान से मुलाकात और गुफ्तगू के तमाम मनाजिर सुपर मास्टर वगैरह अमेरिका में बैठे देखते रहेंगे। पारस ने कहा, बड़े अफसोस और शर्म का मुकाम है कि खुद इस्लामी ममालिक के अकाबरीन घर के भेदी बनकर अमेरिका और इसराइल को अपनी जड़ों में घुसने का मौका देते रहती हैं। चलो उठो, हमें कूचा बशारत पहुंचना है, वक्त बहुत कम रह गया है। वो बंगले से बाहर आए। पारस ने अपने मुहाफिजों से कहा, तुम्हारी मैडम जब भी तुम्हारे दिमागों में आकर कोई हदायत देंगे इस पर फौरन अमल करना, हम जा रहे हैं। इस बेहोश फील्ड लीडर का ख्याल रखो। वो दोनों कूचा बशारत के उस बंगले में पहुंचे तो रात के 12 बजने में 20 मिनट रह गए थे। वह बंगला खाली और मुकफ्फल था क्योंकि तमाम मुसाद वाले ट्रैप किए जा चुके थे। अगर उनका फील्ड लीडर बेहोश ना रहता तो इस बंगले के कमरे में बैठकर टीवी स्क्रीन के जरिए महल का नजारा करता रहता। पारस उसकी जेब से चाबियां ले आया था। अंदर पहुंचने में कोई रुकावट नहीं थी।
वह दोनों उसी कमरे में पहुंच गए जहां 6 अदद टीवी और रिकॉर्डिंग वगैरह के आलात रखे हुए थे। पारस इन्हें ऑपरेट करने लगा। तमाम टीवी चैनल मुख्तलिफ थे, इसलिए एक स्क्रीन पर महल का अहाता और आहनी गेट वगैरह दिखाई दे रहे थे। दूसरे स्क्रीन पर महल का वो अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा था जहां से गुजरने के बाद दीवाने खास था। इसी दीवाने खास में मेहमानों और मेजबानों के बैठने और मुज़ाकरात करने के लिए आरामदेह नशिस्तें थी। तीसरे स्क्रीन पर महल का पिछला हिस्सा यानी पाए बाग वगैरह दिखाई दे रहे थे। अगर वहां से दुश्मन छुपकर आना चाहते तो स्क्रीन पर देख लिए जाते। इसी तरह महल के बाकी अहम हिस्से मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। वो छुपे हुए मुसल्ला गार्ड्स भी नजर आ रहे थे जो मुखालफाना माहौल पैदा होने पर मेहमान को गन पॉइंट पर रखकर गिरफ्तार कर सकते थे। घड़ी की सुइयां सुस्त रफ्तारी से सिरकती हुई 12 के हिस्से पर एक दूसरे से मिलने ही वाली थी। महल के हाथे और गेट के पास मुसल्ला फौजी खड़े हुए थे। जब 12 बजने में 2 मिनट रह गए तो एक शाख के सेक्रेटरी ने फोन की घंटी सुनकर रिसीवर उठाया, फिर कहा, मैं अपने आका का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। जवाब में भराई हुई आवाज़ सुनाई दी, मैं आ रहा हूँ। अहाते का गेट खुला रखो, मैं वहां पहुंचकर गेट खुलने का इंतजार नहीं करूंगा। ऑल राइट सर, अभी गेट खोला जा रहा है। सेक्रेटरी ने रिसीवर रखकर वॉकी टॉकी के जरिए सिक्योरिटी अफसर से कहा, फौरन गेट खोल दो। मेहमान की कार को किसी जगह रुकना नहीं पड़े। हुक्म की तामील होने लगी। ठीक 12 बजे एक स्याह रंग की बेशकीमत कार गेट से गुजरकर अहाते के अंदर दाखिल हुई और बागीचा के दरमियान से सुस्त रफ्तारी से चलती हुई पोर्च में आकर रुक गई। इस कार के शीशे रंगीन थे, इसलिए अंदर बैठा हुआ मेहमान दिखाई नहीं दे रहा था। पोर्च में खड़े हुए एक मुसल्ला गार्ड ने अदब से आगे बढ़कर अगला दरवाजा खोलना चाहा, वो नहीं खुला। फिर उसने पिछले दरवाजे को खोलना चाहा, वो भी अंदर से लॉक था, वो नाकाम होकर पीछे हट गया। महल के दरवाजे पर नायब सुपर मास्टर, 3 फौजी अफसरान और शाम और उर्दन के काबरीन मेहमान के इस्तकबाल के लिए पोर्च के बरामदे में आए हुए थे। उन्होंने देखा कार का जो दरवाजा खोलने से नहीं खुल रहा था वो खुद ब खुद खुल गया। खुले हुए दरवाजे से यके बाद दीगरे 2 पांव बाहर आए। फिर एक कद्यावर शख्स बाहर आकर सीधा खड़ा हो गया। उसने पतलून और जूते पहने थे, एक कोट शर्ट और नेक टाई भी थी। हाथों पर दस्ताने चढ़े हुए थे। चेहरे का निचला हिस्सा एक मफलर में छुपा हुआ था और ऊपरी हिस्से पर हैट झुकी हुई थी। गोया सिर्फ लिबास, हैट और जूते नजर आ रहे थे। ना सूरत दिखाई दे रही थी, ना ही जिस्म का कोई हिस्सा झलक रहा था। सबसे पहले एक फौजी अफसर ने आगे बढ़कर अपना तारुफ कराते हुए उसे मुसाफिया किया तो उसे महसूस हुआ कि मेहमान के दस्ताने के पीछे कोई गोश्त पोस्त नहीं है, सिर्फ हड्डियों वाले एक हाथ से वो मुसाफिया कर रहा है। अफसर ने जरा सर झुकाकर देखा तो चेहरे से सफेद पट्टियां लिपटी हुई थी और आंखों पर एक स्याह चश्मा था। फौजी अफसर मेहमान के साथ बरामदे में आया। फिर नायब सुपर मास्टर और दूसरे मुसलमान अकाबरीन का तारुफ कराने लगा। सबने उसे मुसाफिया करते हुए यही महसूस किया कि वो किसी गोश्त पोस्त से नहीं बल्कि हड्डियों से बने हुए हाथ से अपना हाथ मिला रहे हैं। इन महसूस करने वालों ने भी उसके चेहरे को देखना चाहा, लेकिन वो एक इंसान होते हुए भी ना दिखाई दे रहा था और ना ही समझ में आ रहा था। वह सब हैरान और परेशान उसके साथ महल के अंदर दीवाने खास में आए और एक दूसरे से जरा फासलों पर सोफों पर बैठ गए। नायब सुपर मास्टर ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने खुद को इस तरह क्यों छुपा रखा है? वो बोला, मैं सब पर जाहिर नहीं होता, आप हजरात खास मेहमान है इसलिए खुद को जाहिर कर रहा हूँ। ये कहकर उसने अपने सर से हैट उतारा, इसे सेंटर टेबल पर रख दिया। फिर उसने आंखों से स्याह चश्मा उतारा। सब एकदम से चौंक गए। उसकी आंखें शीशे की थीं और बल्ब की तरह जल बुझ रही थीं। उसने जलती बुझती आंखों से एक एक को देखा, फिर पूछा, क्या इससे भी आगे देखना चाहते हो? सबको चुप लग गई। वो कभी उसे और कभी एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे। मेहमान ने कहा, जब आ ही गया हूं तो फिर पर्दा क्या करूं, चलो मेरी सूरत भी देख लो। वो दोनों हाथ उठाकर अपने सर से पट्टी खोलने लगा। वो पट्टियां सर से लेकर नीचे गर्दन तक बंधी हुई थीं। ऊपर से खुलती हुई चेहरे पर आकर खुलने लगी तो सभी सहम से गए। उसका चेहरा गोश्त पोस्त से महरूम था। इस चेहरे का ढांचा हड्डियों का था। उसने गर्दन तक पट्टियों को खोलने के बाद कहा, इसके बाद लिबास उतारूंगा तो इसी तरह हड्डियां ही हड्डियां नजर आएंगी। फिर तुम सब मुझे मुर्दा कहोगे, हड्डियों को वो ढांचा कहोगे जो अभी अपनी कब्र से उठकर आया है। नायब सुपर मास्टर ने पूछा, क्या तुम हमें बुज़दिल बच्चे समझकर डराने आए हो? फौज के काल अफसर ने कहा, हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि तुम एक बहुत ही ताकतवर रिमोट कंट्रोलर के जरिए हरकत कर रहे हो। MIM का सरबराह कहीं दूर किसी खुफिया पनाहगाह में बैठा मुख्तलिफ हालात के जरिए तुम्हें मुतहर्रिक कर रहा है, वहाँ से हमारी आवाज़ सुन रहा है और जवाब में जो कुछ बोल रहा है वो हमें तुम्हारे मुंह के अंदर रखे हुए स्पीकर के जरिए सुनाई दे रहा है। ढांचे ने कहा, मैं जानता हूँ कि नादानों के पास नहीं आया हूँ और ये भी समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दानाओं के दरमियान भी नहीं हूँ। अगर एक इंसानी ढांचे से डराना होता तो तुम सबसे किसी कब्रिस्तान में मुलाकात की शर्त रखता। ज़रा अकल से सोचो कि ढांचा यहाँ क्यों आया है। उन्होंने सोचती हुई नज़रों से उसे देखा। फिर एक ने पूछा, तुम यहाँ ये तमाशा करने क्यों आए हो? इसकी चंद वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि तुम में से कोई कब्रिस्तान में मुझसे मिलने ना आता। दूसरी वजह यह कि वहाँ महल जैसी रोशनी के इंतजामात ना होते। तीसरी वजह यह कि यहाँ महल के अंदर से बाहर तक जो खुफिया वीडियो कैमरे नस्ब किए गए हैं उसके जरिए
जिस तरह यहाँ हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसी कब्रिस्तान में ना होती। मैं चाहता था कि हमारी ये मुलाकात और अभी होने वाले मुज़ाकरात का एक एक लम्हा, एक एक मंजर रिकॉर्ड हो जाए। वैसे तुम क्यों चाहते हो कि यहाँ के तमाम मनाजिर रिकॉर्ड हो जाएं? हमारे मुजाहिदीन ने त्यार अगवा करके तुम सबको मजबूर किया था कि इसराइल और PLO के फ्रॉड मुआहदे को रेडियो, TV और अखबारात के जरिए सारी दुनिया में पेश किया जाए, और तुमने ऐसा मजबूरन किया था। फौज के काल अफसर ने पूछा, क्या तुम उस ढांचे वाली वीडियो फिल्म को सारी दुनिया के सामने पेश करने के लिए हमें मजबूर करोगे और खुद अपना तमाशा बनाओगे? ये तमाशा नहीं होगा, बल्कि एक आलमी हकीकत होगी। मैं इस वीडियो के जरिए दुनिया के सारे मुसलमानों को और मुसलमान हुक्मरानों को दिखाना चाहता हूँ कि मुझे देखो और समझो कि 20वीं सदी के इख्तिताम पर तुम सब मेरी तरह ऐसे ढांचे बन गए हो जिनका रिमोट कंट्रोलर अमेरिका और इसराइल के हाथों में है। और जब 21वीं सदी शुरू होगी तो उस वक्त तक इस दुनिया का एक एक मुसलमान मेरी तरह हड्डियों का ढांचा बन चुका होगा। मुसलमानों, मुझे देखो, मैं जो नजर आ रहा हूँ यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। अगर तुम्हें ज़रा भी शर्म और गैरत है तो ढांचा बनने से पहले डूब मरो, और अगर तुम्हें सच्चा इस्लामी जज्बा और हौसला है तो इन सब ढांचे बनाने वालों को ढांचे बनाकर 21वीं सदी में पेश करो। तुम ऐसा कर सकते हो, मगर कैसे करोगे? तुम्हारे दरमियान इत्तेहाद नहीं है। मुल्क शाम के अकाबरीन में से एक ने हाथ उठाकर कहा, वीडियो कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ये मनाजिर और ये इश्तियाल अंगेज तकरीर इस्लामी ममालिक के अवाम तक नहीं पहुंचने दी जाएगी। ढांचे ने कहा, तुम्हारे हुक्म की तामील होगी और अक्कासी और रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तो यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। अभी तुम में से एक ने कहा था कि मेरे मुंह के अंदर स्पीकर है जिसके जरिए तुम लोग MIM के सरबराह की गुफ्तगू सुन रहे हो। तो फिर ज़रा अकल से सोचो, मेरे मुंह में स्पीकर हो सकता है तो मेरे पेट के अंदर एक भरपूर ताकत का बॉम्ब क्यों नहीं हो सकता? सब उसे सहम कर देखने लगे। उसने कहा, यहाँ से कोई भी उठेगा और भागना चाहेगा तो उससे पहले ही रिमोट कंट्रोलर का एक बटन दबेगा और तुम सब मेरे साथ फना हो जाओगे। सब ने दम साध लिया था, जैसे जान निकल गई थी। वह बोला, मैं तो हड्डियों का ढांचा हूँ, मर चुका हूँ। तुम सबके साथ और एक बार मरूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, अगर तुम सब नहीं मरना चाहते तो वीडियो कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डिंग को जारी रहने दो, यूं तुम्हारी सांसें भी जारी रहेंगी। इस महल के दीवाने खास में मौत जैसी गहरी खामोशी छा गई थी।